नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसी रोमांटिक तेलुगु कॉमेडी फिल्म के बारे में जिसका कॉन्सेप्ट ही अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सोचो, अगर एक लड़का एक नहीं बल्कि दो लड़कियों के बीच फंस जाए और दोनों ही उसकी लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाए तो उसकी ज़िंदगी कितनी कंफ्यूजिंग और एंटरटेनिंग हो सकती है। और इसी यूनिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है फिल्म नारी नारी नदुमा मुरारी। इस फिल्म का टाइटल ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसका मतलब होता है एक लड़का जो दो लड़कियों के बीच फंस गया हो। मतलब कहानी शुरू होने से पहले ही हमें पता चल जाता है कि मूवी में रोमांस भी होगा, कॉमेडी भी होगी और सिचुएशन भी काफ़ी फनी होने वाली है। ये फिल्म डायरेक्ट किए राम अबा राजू ने, जिन्होंने इससे पहले भी एंटरटेनिंग स्टोरी टेलिंग के लिए काफ़ी नाम कमाया है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है अनिल सुनकारा और राम प्रभावम सुनकारा ने, और इसे बनाया गया है एके एंटरटेनमेंट्स और एडवेंचरस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के बैनर के अंडर। अगर फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो मूवी में लीड रोल में नजर आते हैं सर्वानंद, जो अपनी नेचुरल एक्टिंग और रिलेटेबल कैरेक्टर के लिए जाने जाते हैं। उसके साथ फिल्म में दो टैलेंटेड एक्ट्रेस भी है, संयुक्ता और साक्षी वैद्य, जो कहानी में रोमांस और ड्रामा का इम्पोर्टेंट हिस्सा बनने वाली है। इसके अलावा फिल्म में कुछ ज़बरदस्त सपोर्टिंग एक्टर्स भी है, जैसे नरेश, सुनील, संपाथ राज और वेनेला किशोर। ये सभी एक्टर्स अपनी कॉमेडी टाइमिंग और स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस के लिए काफ़ी फेमस है, और इसी वजह से फिल्म में कॉमेडी का लेवल काफ़ी अलग ही रहने वाला है। फिल्म को रिलीज़ किया गया है 14 फरवरी को, यानी कि संक्रांति के फेस्टिवल के सीज़न पर। संक्रांति तेलुगु सिनेमा के लिए एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है, जहां पर यूजुअली बिग एंटरटेनमेंट फिल्म्स रिलीज़ की जाती है, और इस फिल्म ने भी ऑडियंस को काफ़ी एंटरटेन किया है। रिलीज़ के बाद फिल्म को ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। खास तौर पर सर्वानंद की परफॉर्मेंस और नरेश की कॉमेडी सीन्स को लोगों ने बहुत पसंद किया है। डायरेक्टर राम अबा राजू की स्टोरी टेलिंग और लाइट हार्टेड कॉमेडी भी ऑडियंस को काफ़ी एंटरटेनिंग लगी है। ओवरऑल फिल्म एक डिसेंट सी साबित हुई है और लोगों ने इसे एंटरटेनिंग संक्रांति वॉच के रूप में एंजॉय किया है। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ फिल्म की बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब असली मज़ा तब आएगा जब हम इस मूवी की कहानी को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे और समझेंगे कि आखिर कैसे एक सिंपल सा लड़का दो लड़कियों के बीच फंस जाता है और उसके बाद उसकी लाइफ में एक इमोशनल और हिलेरियस रोलर कोस्टर बन जाती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं नारी नारी नदुमा मुरारी के पूरी कहानी और उसके डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर गौतम से, जो प्रोफेशन से एक टैलेंटेड आर्किटेक्ट है। गौतम एक सिंपल, काम और प्रैक्टिकल नेचर का लड़का है, जो अपनी लाइफ को काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से जीना पसंद करता है। इसी दौरान उसकी लाइफ में एंट्री होती है निथ्या की। निथ्या भी प्रोफेशन से आर्किटेक्ट ही होती है। दोनों एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में केरला में काफ़ी टाइम साथ स्पेंड करते हैं। धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ने लगती है और फिर वही होता है जो अक्सर रोमांटिक स्टोरीज में होता है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है। गौतम और निथ्या एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझने लगते हैं। दोनों का बॉन्डिंग इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उन्हें लगता है कि अब उन्हें अपनी लाइफ एक साथ ही स्पेंड करनी चाहिए। इसी वजह से निथ्या डिसाइड करती है कि वो अपने फादर को इस रिलेशनशिप के बारे में बताएगी। निथ्या के फादर का नाम होता है रामालिंगा है, और इंटरेस्टेड बात यह है कि रामालिंगा प्रोफेशन से एक डाइवोर्स लॉयर होते हैं। मतलब उनकी पूरी लाइफ ही कपल के फाइट्स और डाइवोर्स देखते हुए गुजरी होती है। जब निथ्या अपने फादर को गौतम के बारे में बताती है तो रामालिंगा नेचुरली उस लड़के को मिलना चाहते हैं। जब वो गौतम से मिलते हैं और उन्हें गौतम का बिहेवियर काफी डिसेंट लगता है, लेकिन फिर भी रामालिंगा एक अजीब सी बात बोलते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें गौतम और निथ्या के प्यार रियल नहीं लगता है। ये बात सुन के सब थोड़ा शॉक हो जाते हैं। तब रामालिंगा अपनी रीजनिंग बताते हैं। उनका कहना होता है कि एक कपल तभी ट्रूली एक दूसरे को समझ पाते हैं जब उसके बीच कभी कभी आर्गुमेंट्स या फाइट भी हो, लेकिन गौतम और निथ्या के रिलेशनशिप में अभी तक कोई भी सीरियस फाइट नहीं हुई थी। उनके हिसाब से इसका मतलब यह है कि उन दोनों एक दूसरे को अभी तक पूरी तरह समझ ही नहीं पाए हैं। लेकिन निथ्या अपने डिसीजन पर बिल्कुल कॉन्फिडेंट होती है। वो अपने फादर को कन्विंस करती है कि गौतम ही उसके लिए परफेक्ट पार्टनर है। काफी डिस्कशन के बाद रामालिंगा एक कंडीशन पर शादी के लिए हाँ बोल देते हैं, और वो कंडीशन होती है कोर्ट मैरिज। उसका मानना होता है कि सिंपल कोर्ट मैरिज ही बेस्ट होती है, जिसमें अननेसेसरी ड्रामा और एक्सपेंसेस नहीं होते।
नित्या तो इस बात से खुश होती है, लेकिन गौतम थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। फिर भी सिचुएशन को देखते हुए वो कोर्ट मैरिज के लिए हाँ बोल देता है। इधर एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। गौतम के फादर कार्तिक, जो कि एक विडोडर होते हैं, अचानक एक यंग वुमन पल्लवी से शादी कर लेते हैं। ये बात रामालिंगा को बिल्कुल पसंद नहीं आती है और उन्हें डिसीजन काफी स्ट्रेंज लगता है। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी होता है। एक दिन कार्तिक नोटिस करते हैं कि गौतम के चेस्ट पर एक टैटू बना हुआ है जिसमें लिखा होता है दिया। ये देखकर कार्तिक शॉक हो जाते हैं और गौतम से पूछते हैं कि ये दिया कौन है। तब गौतम एक ऐसा सीक्रेट रिवील करता है जो पूरी स्टोरी को कंप्लीटली चेंज कर देता है। गौतम बताता है कि दिया उसकी कॉलेज की स्वीट हार्ट थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और उन्होंने सीक्रेटली कोर्ट मैरिज भी कर ली थी। यह सुन के कार्तिक बिल्कुल स्टन रह जाता है। गौतम आगे बताते हैं कि उनकी जिंदगी ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाई। दिया के फादर कृष्ण प्रसाद उनके रिलेशनशिप से बिल्कुल अगेंस्ट थे। उन्होंने प्रेशर क्रिएट करके दोनों को अलग कर दिया और ब्रेकअप के बाद दोनों अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। इसी वजह से रामालिंगा ने कोर्ट मैरिज की कंडीशन रखी थी। तब गौतम हेजिटेट कर रहा था क्योंकि उसकी लाइफ में एक हिडन चैप्टर अभी भी ऑफिशियली क्लोज नहीं हुआ था। अब सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेट हो चुकी थी। कार्तिक और गौतम दोनों मिलकर नित्या और रामालिंगा को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि शादी ट्रेडिशनल सेरेमनी से कर लेते हैं ताकि कोर्ट मैरिज की लीगल कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड हो जाए। लेकिन रामालिंगा अपने डिसीजन पर बिल्कुल रिजिड रहते हैं और यहीं से स्टोरी एक और बड़े ट्विस्ट की तरफ आगे बढ़ जाती है। दोस्तों, कहानी और कैरेक्टर्स के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं इस फिल्म के बिहाइंड द सीन जर्नी के बारे में, क्योंकि कई बार किसी फिल्म की मेकिंग स्टोरी भी उतनी इंटरेस्टिंग होती है जितनी उसकी ऑन स्क्रीन स्टोरी। इस फिल्म की ओरिजिनल स्टोरी लिखी है भानु बोगावरापू ने, जबकि फिल्म के डायलॉग्स लिखे हैं नंदू सवीरिगाना ने। वही फिल्म का स्क्रीन प्ले खुद डायरेक्टर राम अब्बाराजू ने डेवलप किया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब राइटर ने इस फिल्म की स्टोरी लिखनी शुरू की थी तब उनके दिमाग में लीड एक्टर के लिए कोई स्पेसिफिक नाम नहीं था। मतलब स्क्रिप्ट पहले से लिखी गई थी और एक्टर बाद में डिसाइड हुए थे। जब स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई तब मेकर्स ने सोचना शुरू किया कि इस स्टोरी के लिए कौन से एक्टर परफेक्ट रहेगा। और यहीं पर एक इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस होता है। एक दिन एक्टर सर्वानंद ने खुद डायरेक्टर राम अब्बाराजू से पूछा कि क्या उसके पास कोई नई स्टोरी है। जब अब्बाराजू ने उन्हें स्क्रिप्ट सुनाई तो सर्वानंद को एक कॉन्सेप्ट काफी यूनिक और एंटरटेनिंग लगा। बस वहीं से डिसाइड हो गया कि फिल्म के लीड रोल में सर्वानंद की नजर आएंगे। 2024 की बिगिनिंग में इंडस्ट्री में र्यूमर चलने लगे कि सर्वानंद और राम अब्बाराजू एक नए प्रोजेक्ट पर साथ काम कर रहे हैं। इसी र्यूमर प्रोजेक्ट में एक्ट्रेस संयुक्ता और साक्षी वैद्य को फिल्म के लीड के रूप में कास्ट किया जाने की बात भी सामने आई थी। मार्च 2024 में फाइनली मेकर्स ने इस प्रोजेक्ट को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया। उस वक्त फिल्म वर्किंग का टाइटल रखा गया था सर्वा 37, क्योंकि ये सर्वानंद के करियर की 37 की फिल्म थी। उसके बाद फैंस को काफी टाइम तक कोई भी फिल्म का ऑफिशियल टाइटल का इंतजार रहा था और फिर 14 जनवरी 2025 को संक्रांति के स्पेशल ओकेशन पर मेकर्स ने इस फिल्म का फाइनल टाइटल रिवील किया था, नारी नारी नदुमा मुरारी। टाइटल रिवील होते ही फैंस में काफी क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी, क्योंकि टाइटल से ही क्लियर हो रहा था कि मूवी एक रोमांटिक और कॉमेडी कंफ्यूजन पर बेस्ड होने वाली है। कास्ट भी धीरे धीरे फाइनलाइज होने लगी। जून 2024 में ऑफिशियली कंफर्म हुआ कि एक्ट्रेस साक्षी वैद्य ने फिल्म का हिस्सा बन चुकी है। उसके साथ ऑलरेडी संयुक्ता फीमेल लीड के रूप में प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई थी। फिल्मिंग की बात करें तो मूवी से कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन केरला में शूट किए थे। सितंबर 2024 तक फिल्म में काफ़ी बड़ा शेड्यूल कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद मेकर्स ने अलग अलग लोकेशन पर फिल्म की बाकी शूट को कंप्लीट किया। फाइनली दिसंबर 2025 में फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी कंप्लीटली रैप अप हो गई थी। लेकिन फिल्म में एक और इंटरेस्टिंग सरप्राइज भी था। जनवरी 2026 में कंफर्म हुआ कि एक्टर श्री विष्णु ने फिल्म के एक स्पेशल कैमियो अपीयरेंस करने वाले हैं। डायरेक्टर राम अब्बाराजू और श्री विष्णु पहले भी 2023 की फिल्म समारा वागामाना में साथ काम कर चुके हैं। इसी अच्छे प्रोफेशनल रिलेशनशिप की वजह से ही जब राम ने उन्हें कैमियो रोल ऑफर किया तो श्री विष्णु ने बिना हेजिटेशन से हाँ कर दिया था। अब बात करते हैं सर्वानंद की प्रिपरेशन की। उस वक्त सर्वानंद एक और फिल्म बाइकर पर भी काम कर रहे थे। उस रोल के लिए उन्होंने काफ़ी वेट लॉस किया था और अपने फिजिकल फिटनेस पर काफ़ी काम किया था।
इंटरेस्टिंगली सर्वानंद ने बाइकर और नारी नारी नदुमा मुरारी दोनों फिल्म का शूट ऑलमोस्ट एक ही पीरियड में किया था और उनका जो लीन लुक था वो इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म के कैरेक्टर पर भी परफेक्टली शूट कर गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस फिल्म की जर्नी स्क्रिप्ट राइटिंग से लेकर कास्टिंग और फिल्मिंग तक काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। लेकिन अब टाइम आ चुका है स्टोरी के उस फेज पर पहुंचने का जहां से मूवी में रियल कॉम्प्लिकेशन और कॉमेडी सिचुएशन स्टार्ट होने लगती है। और यहीं से गौतम की लाइफ में एंट्री होने वाली थी एक ऐसे कैरेक्टर की जो उसकी पुरानी लाइफ का हिस्सा भी है और उसकी फ्यूचर लाइफ को कम्प्लीटली मैच कर दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं फिल्म के रिलीज स्ट्रेटजी और ऑडियंस रिस्पांस के बारे में, क्योंकि इस फिल्म का रिलीज भी काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से प्लान किया गया था। फिल्म नारी नारी नदुमा मुरारी को थिएटर में रिलीज़ किया गया था 14 जनवरी 2026 को और ये डेट कोई रैंडम डेट नहीं थी। ये रिलीज स्पेशली प्लान की गई थी संक्रांति फेस्टिवल के टाइम के ऊपर। संक्रांति तेलुगु सिनेमा के लिए बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है। इस टाइम पर लोग फैमिली के साथ थिएटर्स में जाकर मूवीज़ देखना काफ़ी पसंद करते हैं। इसी वजह से काफ़ी बड़े बड़े और एंटरटेनिंग फिल्म्स इसी फेस्टिवल पीरियड में रिलीज़ किया जाता है। लेकिन इस फिल्म की रिलीज टाइमिंग और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। नॉर्मली फिल्म सुबह या आफ्टरनून शो के साथ रिलीज़ होती है, लेकिन इस मूवी का फर्स्ट शो शाम 6 बजे पर प्रीमियर किया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना स्पेसिफिक टाइम क्यों चूज़ किया गया। इसका रीज़न खुद प्रोड्यूसर अनिल सुनकारवाला ने एक्सप्लेन किया था। उन्होंने बताया था कि ये आइडिया उसकी फिल्म से आया था। उनकी फैमिली मेम्बर्स चाहते थे कि फिल्म एकादशी से पहले रिलीज़ किया जाए, जो हिंदू कैलेंडर में एक बहुत ही ऑस्पेशियस डे माना जाता है। उसी दिन एकादशी के समय शाम 6:03 पर ख़त्म हो रहा था। इसीलिए मेकर्स ने डिसाइड किया कि फिल्म को उससे थोड़ा पहले रिलीज़ किया जाए ताकि ऑस्पिशियस टाइमिंग का बेनिफिट मिल सके। और फिर एक और इंटरेस्टिंग बात सामने आई। तेलुगु स्टेट्स के कोई हाउस होल्ड में नंबर 9 को लकी माना जाता है। इसी वजह से मेकर्स ने टाइम कैलकुलेट करके 5:49 पर स्लॉट चूज़ किया, क्योंकि उस टाइमिंग में भी नंबर 9 का सिग्निफिकेशन आता है। यह स्ट्रेटजी काफ़ी अनयूजुअल थी और इसी वजह से फिल्म का रिलीज़ काफ़ी डिस्कशन में भी रहा था। थिएरेटिकल रन के बाद फिल्म का डिजिटल रिलीज़ भी काफ़ी ज़्यादा अनाउंस कर दिया गया। 4 फरवरी 2026 को यह फिल्म OTT प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर भी स्ट्रीम होने लगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑडियंस थिएटर में फिल्म नहीं देख पाई, उन्होंने बाद में OTT पर इस फिल्म को एंजॉय किया और OTT रिलीज के बाद भी फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, स्पेशली उन व्यूअर्स से जो लाइट हार्टेड रोमांटिक कॉमेडी मूवी देखना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, अब तक हमने फिल्म के बैकग्राउंड, प्रोडक्शन और रिलीज डिटेल्स के बारे में बात की है। अब वक्त आ गया है स्टोरी के उस फेज पर पहुंचने में जहां गौतम की लाइफ कम्प्लीटली मैसी और कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, क्योंकि एक तरफ उसकी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड नित्या थी, दूसरी तरफ उसकी पास्ट वाइफ दिया। और जब ये दोनों एक ही जगह पर टकराते हैं तब स्टोरी में शुरू होता है असली ड्रामा, कॉमेडी और चाउस। तो चलिए अब स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो फिल्म की शुरुआत होती है काफ़ी फनी और चाओटिक सिचुएशन में। सुबह का समय होता है और लड़का बहुत ज़्यादा टेंशन में इधर उधर भाग रहा होता है। उसे जल्दी से कहीं पहुंचना है। तभी उसे एक ऑटो मिलता है और वहाँ ऑटो ड्राइवर से कहता है कि उसे तुरंत एक जगह पहुंचना है क्योंकि वहाँ दुल्हन को लेने जा रहा है। ऑटो ड्राइवर पहले तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि मामला प्यार का है, उसका एटीट्यूड तुरंत बदल जाता है। वह बड़े कॉन्फिडेंस से कहता है कि टेंशन मत लो ब्रो, मैं प्लेन की तरह तेज ऑटो चलाऊँगा। फिर वह बताता है कि उसका नाम लवकुशा है और भले ही वो खुद प्यार में कभी सक्सेसफुल ना हुआ हो, लेकिन किसी प्रेमी की मदद करना उसे बहुत अच्छा लगता है। बस फिर क्या था, ऑटो तेज रफ्तार से निकल पड़ता है। कुछ ही देर में दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से दुल्हन को भाग कर आना है, लेकिन वहां एक प्रॉब्लम सामने आती है। दुल्हन जिस खिड़की से नीचे उतरने वाली होती है वहाँ सीढ़ी ही नहीं होती है। अब सिचुएशन और भी ऑकवर्ड हो जाती है। ऑटो ड्राइवर जल्दी सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है और आखिरकार वह कहता है कि दुल्हन उसके कंधों पर चढ़कर नीचे उतर सकती है। थोड़ी ऑकवर्डनेस के बाद दुल्हन किसी तरह से नीचे उतर जाती है। उसी समय अचानक घर के अंदर कुछ लोग चिल्लाने लगते हैं, अरे लड़की भाग रही है। अब सिचुएशन पूरी तरह से चाओटिक हो जाती है। ऑटो ड्राइवर और वह लड़का तुरंत दुल्हन को ऑटो में बिठाते हैं और वहाँ से तेज़ी से भागने लगते हैं। पीछे से कुछ लोग उनका पीछा भी करने लगते हैं। ऑटो इतनी तेज़ी से भागता है कि रास्ते में कई बार ऑलमोस्ट एक्सीडेंट होने वाला होता है, लेकिन किसी तरह से वो लोग पीछा छुड़ाकर वहाँ से निकल जाते हैं। आखिरकार दुल्हन को सेफ जगह पर पहुंचा दिया जाता है। दुल्हन ऑटो ड्राइवर को थैंक यू बोलती है और ऑटो ड्राइवर भी बहुत प्राउडली कहता है कि लव कुशा का जन्म ही लव के लिए हुआ है, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अभी बाकी होता है।
जब ऑटो ड्राइवर उस शादी में अंदर जाता है और दूल्हे को देखता है तो वह पूरी तरह शॉक हो जाता है, क्योंकि दूल्हा कोई यंग लड़का नहीं है बल्कि काफ़ी उम्रदराज आदमी होता है। यह देखकर ऑटो ड्राइवर हैरान रह जाता है और कहता है, अरे भाई, बाल विवाह रोकने के लिए मैंने अपनी जान खतरे में डाल दी और यहाँ तो उल्टा मामला है। यहीं से फिल्म का टोन साफ होता है कि आगे कहानी में रोमांस के साथ भरपूर कॉमेडी और क्रेजी सिचुएशन आने वाली है, और इसी फनी सिचुएशन के साथ फिल्म की असली कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। शादी वाले उस फनी सीन्स के बाद कहानी हमें मिलवाती है रामलिंगम से, जो एक बहुत ही बड़े फेमस डाइवोर्स लॉयर है। उसके ऑफिस में हर दिन कपल आते रहते हैं और वजह भी बड़ी अजीब होती है। कोई कहता है कि उसे उनकी पत्नी खराटे मारती है इसीलिए तलाक चाहिए, तो कोई कहता है कि उसकी पत्नी को खाना बनाना नहीं आता है, बस हर समय स्विगी और जोमेटो से ऑर्डर करती रहती है। इन्हीं सभी अजीब केसेस के बीच रामलिंगम अपने दोस्त की बड़ी शान से कहता है कि आजकल की लड़कियां अपने पेरेंट्स से झूठ बोलती है, लेकिन मेरी बेटी नित्या ऐसी नहीं है। वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलती है, लेकिन असल में सच्चाई कुछ और होती है। नित्या अक्सर फ़ोन पर गौतम नाम के लड़कों से घंटों बातें करती रहती है और शॉपिंग के नाम पर, कभी कभी मूवी के नाम पर वो बार बार उसे मिलने जाती है। रामलिंगम को लगता है कि गौतम बस उसका फ्रेंड है, लेकिन धीरे धीरे उसे शक होने लगता है। एक दिन वो नित्या से सीधा सवाल पूछता है, गौतम आखिर कौन है, फ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है? नित्या थोड़ी हिचकी जाती है और फिर आखिरकार सच बता देती है। वो कहती है कि डैड गौतम और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। यह सुनकर रामलिंगम चौंक जाता है, लेकिन गुस्सा होने की बजाय वह कहता है, ठीक है, उसे गौतम को कल मेरे ऑफिस बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अगले दिन गौतम रामलिंगम से मिलने जाता है, लेकिन जैसे ही बातचीत शुरू होती है, गौतम का जवाब सुनकर रामलिंगम का सिर घूमने लगता है। रामलिंगम पूछता है, क्या करते हो? गौतम कहता है, इंजीनियरिंग पढ़ी है, लेकिन आर्किटेक्ट की जॉब कर रहा हूँ। तो फिर रामलिंगम पूछता है, तो इंजीनियरिंग क्यों की है? गौतम बिल्कुल सीधा जवाब देता है, सर इसका सवाल जवाब तो कोई भी बीटेक स्टूडेंट नहीं दे सकता है। उसके बेबाक जवाब सुनकर रामलिंगम थोड़ा परेशान हो जाता है। फिर वो पूछता है, तुम्हारी सैलरी कितनी है? तो गौतम कहता है 60,000। लेकिन जब उसे पता चलता है कि नित्या की सैलरी 3 लाख रुपए है, तो वह मजाक में कह देता है कि सर अगर आपको बेटी को इतनी सैलरी मिल सकती है तो शायद मुझे भी मिल जाएगी। अब रामलिंगम उनसे आखिरी सवाल पूछता है, मेरी बेटी में तुम्हें क्या पसंद आया? गौतम पहले कहता है, उसकी आंखें बहुत सुंदर है। फिर थोड़ी देर रुक कर कहता है कि उसकी कमर। यह सुनकर माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, लेकिन गौतम की ईमानदारी देखकर रामलिंगम उसे अपनी लव स्टोरी बताने के लिए कहता है। तब गौतम बताता है कि वह केरल में जॉब कर रहा था, तब उसकी ज़िंदगी काफ़ी बोरिंग चल रही थी। उससे बड़ी समस्या ये थी वहाँ का खाना, क्योंकि हर चीज़ में नारियल का तेल इस्तेमाल होता था। एक दिन अचानक उसे बिरयानी की खुशबू आती है। वह खुशबू का पीछा करते करते घर वाले तक पहुँच जाता है और वहीं पहली बार उसकी मुलाकात होती है नित्या से। नित्या उस समय बिरयानी बना रही होती है। यहीं से दोनों की दोस्ती शुरू होती है, लेकिन शुरुआत में नित्या को एक और बड़ी प्रॉब्लम थी। उसके ऑफिस में कुछ लोग मलयालम से उसके बारे में गलत बातें करते थे। उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या कह रहे हैं। तब गौतम उसकी मदद करता है। वह नित्या को मलयालम भाषा सिखाने लगता है। धीरे धीरे दोनों के साथ समय बीतने लगते हैं। नित्या उसके लिए बिरयानी बनाती है और गौतम उसके लिए खाना बनाता है। मस्ती मजाक, छोटी मोटी लड़ाइयाँ के साथ बीतते हुए समय के बीच दोनों के दिल में प्यार पनने लगता है। लेकिन उसकी कहानी में असली मुसीबत तब आती है जब कुछ स्थानीय गुंडे नित्या को परेशान करने लगते हैं। तब गौतम उसके सामने खड़ा हो जाता है और यहीं से उसकी लव स्टोरी में शुरू होता है पहला बड़ा टकराव। गौतम अपनी पूरी लव स्टोरी सुनाने के बाद उम्मीद करता है कि नित्या के पिता उनकी शादी के लिए मान जाएंगे, लेकिन रामलिंगम को इस कहानी में प्यार बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। वह कहता है, तुम दोनों के बीच ना कोई लड़ाई हुई है, ना कोई ईगो क्लैश, ना कोई फोन ब्लॉक, ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, तो यह प्यार कैसे हुआ? रामलिंगम के हिसाब से असली प्यार वही होता है जिसमें थोड़ी बहुत लड़ाई, थोड़ी नाराज़गी और फिर से पैचअप हो। वह साफ शब्दों में कह देता है कि तुम दोनों अभी सिर्फ निब्बा निब्बी हो, ऐसे प्यार की शादी 1 साल भी नहीं चलेगी। यह सुनकर गौतम को बहुत गुस्सा आता है। वह गुस्से में कहता है, आप जैसे लोगों को प्यार समझ ही नहीं आता है। मेरे 60 साल के पिता ने भी अपने प्यार के लिए शादी की थी और आप अपनी ही बेटी की बात सुनने को तैयार नहीं है। यह सुनकर माहौल पूरी तरह बिगड़ जाता है। रामलिंगम साफ मना कर देता है कि वह शादी के लिए कभी राजी नहीं होगा। इसके बाद कहानी में छोटा सा कॉमिक ट्रैक आता है। हम फिर से मिलते लव कुश से, वहीं ऑटो ड्राइवर जिसने शुरुआत में दुल्हन को भगाने में मदद की थी।
वह अब अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऑटो चला रहा होता है। एक दिन अस्पताल से उसे पता चलता है कि जिस लड़के की उसने भागकर शादी करवाई थी उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो चुकी है। और तब उसे लगता है कि जिस लड़के को भगाने में उसने मदद की थी वह असल में एक डाइवोर्स लॉयर की बेटी थी, यानी उसने अनजाने में बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर दिया था। लवकुश सोचता है अगर मुझे पता होता कि लड़की के पिता इतना खतरनाक है तो मैं ऑटो को यूटर्न लेकर लड़की को वापस घर छोड़ देता। इसी बीच कहानी वापस नित्या और उसके पिता की तरफ लौटती है। नित्या एक दिन अपने पिता से कहती है कि वह मंदिर जा रही है। रामलिंगम को लगता है कि वह सच में मंदिर जा रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे शक होता है कि वह तुरंत अपने असिस्टेंट के साथ बाइक लेकर मंदिर की तरफ निकल पड़ता है। जब वह मंदिर पहुंचता है तो वहां का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि नित्या और गौतम मंदिर में शादी कर चुके होते हैं। रामलिंगम गुस्से में कहता है एक बेटी के होने के नाते तुम फेल हो गई हो, लेकिन गौतम शांत होकर जवाब देता है अंकल, आपको अपनी बेटी पर भरोसा होना चाहिए था। पिता का मतलब होता है भरोसा। गौतम की यह बात सुनकर रामलिंगम थोड़ा इमोशनल हो जाता है। आखिरकार वह हार मान लेता है। वह नित्या से कहता है ठीक है, अगर तुम खुश हो जाओ तो मुझे भी मंजूर है। यह सुनकर नित्या बहुत खुश हो जाती है और आखिरकार रामलिंगम भी गौतम और नित्या की शादी को स्वीकार कर लेता है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। असल में यह तो बस शुरुआत होती है, क्योंकि आगे आने वाली कहानी में गौतम की ज़िंदगी में एक और लड़की की एंट्री होने वाली है और वहीं बनने वाली है इस पुरानी की सबसे बड़ी ट्विस्ट। मंदिर वाली घटना के बाद आखिरकार नित्या के पिता रामलिंगम एक ऐसा फैसला लेते हैं। वह कहते हैं कि उन्हें यह फैमिली ज़्यादा पसंद तो नहीं आई, लेकिन अपनी बेटी को रोते हुए भी नहीं देख सकते, इसीलिए वह इस शादी के लिए मंजूरी दे देते। लेकिन इसके बदले उनकी एक शर्त होती है। रामलिंगम कहते हैं कि लव मैरिज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मैं अपनी बेटी की धूमधाम से लव मैरिज करवा दूंगा तो लोग मेरे बारे में बातें बनाएंगे, इसीलिए यह शादी सिर्फ रजिस्टर ऑफिस में होगी। यह सुनकर गौतम को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वह चाहता है कि उसकी शादी पूरे रीति रिवाज और धूमधाम से हो। लेकिन नित्या अपनी पिता की इज्जत की वजह से इस बात के लिए मान जाती है और आखिरकार गौतम को भी मजबूरी में रजिस्टर मैरिज के लिए हाँ करनी पड़ती है। इसी बीच गौतम को एक नई जॉब मिल जाती है। ऑफिस के पहले ही दिन उसके मुलाकात एक अजीब से कलीग राज से होती है। राज अपने डेस्क पर एक लड़की का फोटो लगाकर बैठा होता है और बड़े गर्व से कहता है कि वह उसकी क्रश है। लेकिन जैसे ही गौतम उस फोटो को देखता है वह तुरंत गुस्से में कहता है इस फोटो को भी अभी हटा दो। राज पूछता है क्यों? तब गौतम कहता है क्योंकि वो मेरे होने वाली बीवी है। राज मजाक में जवाब देता है अभी तक तो हुई नहीं है और 6 महीने बहुत लंबा समय होता है। यह सुनकर गौतम गुस्से में उसे धमका देता है। कुछ समय बाद गौतम एक टैटू शॉप में जाता है। वह अपने हाथ पर बना हुआ एक पुराना टैटू रिमूव करवाने आया होता है, लेकिन तभी अचानक वहाँ नित्या के पिता आ जाते हैं। जब रामलिंगम गौतम को टैटू देखते हैं तो वह पूरी तरह से चौंक जाते हैं, क्योंकि उस टैटू पर नाम लिखा होता है दिया। रामलिंगम तुरंत पूछते हैं कि दिया कौन है? तब गौतम मजबूरी में सच बताता है। यह कहता है कि दिया उसके कॉलेज का पहला प्यार थी। और यहीं से कहानी ले जाती है एक बड़े फ्लैशबैक में। फ्लैशबैक में पता चलता है कि कॉलेज के दिनों में गौतम काफ़ी शरारती लड़का था। एक बार कॉलेज के वॉशरूम की हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन प्रिंसिपल इसे ठीक करवाने के लिए तैयार नहीं थे। तब गौतम ने एक चाल चली। उसने प्रिंसिपल के प्राइवेट वॉशरूम को ही तभी स्टूडेंट के लिए एक कॉमन वॉशरूम बना दिया, जिससे पूरा कॉलेज वहां जाने लगा। इसी वजह से प्रिंसिपल बहुत गुस्सा हो गए। लेकिन इसी प्रिंसिपल की एक बेटी थी दिया। धीरे धीरे गौतम और दिया के बीच दोस्ती होती है और फिर यही दोस्ती प्यार में बदल जाती है। लेकिन जब दिया के पिता को इस रिश्ते के बारे में पता चलता है तो वह पूरी तरह भड़क जाते हैं। वह दिया को घर में एक हफ्ते के लिए बंद कर देते हैं। ना फ़ोन ना मैसेज, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल कांटेक्ट नहीं कर पाते। आखिरकार एक दिन दिया गौतम को छुप कर फ़ोन करती है और कहती है कि पापा को हमारे बारे में पता चल गया है, अब क्या करेंगे? गौतम कहता है कि हम पहले रजिस्टर मैरिज करेंगे, अगर बाद में कोई समस्या आएगी तो वहाँ हमारी सेफ्टी होगी। लेकिन दिया इस फैसले से डर जाती है। फिर भी गौतम उसे समझाता है और दोनों रजिस्टर ऑफिस पहुँच जाते हैं। लेकिन वहाँ भी एक नई परेशानी उसका इंतज़ार कर रही होती है, क्योंकि रजिस्टर ऑफिस क्लार्क उससे वार्निंग देता है कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं और यहीं से उसकी ज़िंदगी में एक बहुत ही बड़ा खतरनाक मोड़ आने वाला होता है। रजिस्टर ऑफिस में जब गौतम और नित्या अपनी शादी के लिए एप्लीकेशन देने जाते हैं तो शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब वहाँ मौजूद पुराना रजिस्टर गौतम को पहचान लेता है। उसे याद आता है कि गौतम इनसे पहले भी ऑफिस में आया था और सिर्फ आया ही नहीं था बल्कि यहाँ पहले ही शादी कर चुका था और वो शादी उसने की थी दिया नाम की लड़की के साथ।
रजिस्टर गौतम से साफ कहता है कि अगर तुम दूसरी शादी करना चाहते हो तो पहले अपनी पहली शादी का डाइवोर्स सर्टिफिकेट लेकर आओ। यह सुनकर गौतम के पैरों में जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसने नित्या को अभी तक पहली शादी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। अब अगर यह सच नित्या को पता चल गया तो उसकी शादी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए गौतम रजिस्टर से रिक्वेस्ट करता है कि वह इसी बात को किसी को ना बताए, लेकिन रजिस्टर भी कम चालाक नहीं था। वह कहता है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर शादी करनी है तो डाइवोर्स सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। अब गौतम के सामने सबसे बड़ा सवाल था, दिया आखिर है कहाँ, क्योंकि ब्रेकअप के बाद दोनों ने एक दूसरे को कम्प्लीटली अलग हो चुके थे। गौतम और उसका दोस्त दिया को ढूंढने के लिए सोशल मीडिया पर सर्च करना शुरू करते हैं। फेसबुक पर दिया नाम के कई अकाउंट मिलते हैं, लेकिन हर बार गलत लड़की निकलती है। किसी के प्रोफाइल में काजोल की फ़ोटो, किसी के समंथा की और किसी में आलिया भट्ट की फ़ोटो। यानी असली दिया को ढूंढना आसान नहीं था। इसी टेंशन के बीच एक दिन गौतम को अचानक मंदिर में दिया दिखाई देती है। कई सालों बाद उसे सामने देखकर गौतम चौंक जाता है। वह तुरंत दिया के पास जाकर उससे रिक्वेस्ट करता है, हम दोनों ने छोटी उम्र में जो गलती हो गई थी, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी आगे बढ़ चुकी है। मुझे बस तुमसे एक चीज़ चाहिए, डाइवोर्स पेपर पे ऊपर सिग्नेचर। लेकिन गौतम की उम्मीदों के उल्टा दिया अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी ज़िंदगी भी आगे बढ़ चुकी थी और सबसे शॉकिंग बात, दिया की पहली ही शादी हो चुकी थी। और यह देखकर गौतम ज़्यादा उलझन में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। इसी बीच नित्या का फ़ोन आता है और वह पूछती है, रजिस्टर ऑफिस में डॉक्यूमेंट सबमिट हुए या नहीं। गौतम झूठ बोलकर सिचुएशन संभाल लेता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। अब अगर डाइवोर्स सर्टिफिकेट नहीं मिला तो नित्या के साथ उसकी शादी भी नहीं हो पाएगी। इसी टेंशन के बीच अचानक एक और शॉकिंग खबर आती है। गौतम को पता चलता है कि दिया की मौत हो चुकी है। एक स्कूटी एक्सीडेंट में दिया की जान चली गई है। यह सुनकर गौतम पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि भले ही दोनों अलग हो चुके थे, लेकिन दिया उसकी ज़िंदगी का पहला प्यार थी और अब वह हमेशा के लिए उस दुनिया से जा चुकी थी। गौतम रोते हुए कहता है कि मैं भी मर जाना चाहता हूँ, क्योंकि वाइफ के बिना लाइफ का क्या मतलब। लेकिन उसके पिता उसे समझाते हैं कि ज़िंदगी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। वहाँ कहते हैं कि 2 साइन करने से कोई पत्नी नहीं बन जाती। तुमसे गलती हुई थी, लेकिन अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ानी होगी। और यही वह मोमेंट है जहाँ से गौतम की ज़िंदगी एक बार फिर नित्या की तरफ मुड़ने लगती है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि गौतम का अतीत अभी भी उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। कहानी में एक और मज़ेदार मोड़ तब आता है जब गौतम अपने गुरु से मिलने जाता है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर उसका एक पुराना स्टूडेंट अपने गुरु के पैरों के दूध लेकर धोकर उसकी पूजा कर रहा होता है। इसी बीच अचानक ऐसी घटना होती है जो गौतम को पूरी तरह की ज़िंदगी उलझा देती है। दरअसल जिस लड़की को गौतम सबको मर चुके बता चुका था, वो लड़की अचानक जिंदा सामने आ जाती है और वो कोई नहीं बल्कि दिया होती है। गौतम को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता है, क्योंकि उसने तो रजिस्टर को भी बताया था कि दिया की स्कूटी एक्सीडेंट में मौत हो गई है और यहाँ तक उसके फेक डेथ सर्टिफिकेट भी बनवा दिए थे। लेकिन अब दिया बिल्कुल ही सही सलामत उसके सामने खड़ी थी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि दिया सिर्फ वापस ही नहीं आई, बल्कि अब वो गौतम की ऑफिस में भी उसके लिए टीम लीडर बन चुकी थी। यानी अब गौतम की सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी, एक तरफ उसकी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड नित्या, दूसरी तरफ उसकी एक्स वाइफ दिया, दोनों अब उसकी जिंदगी में मौजूद थी। और अगर दिया ने नित्या को सच बता दिया तो गौतम की शादी पहले से ही टूट सकती थी। इसी वजह से गौतम रिक्वेस्ट करता है दिया से कि वो डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दे, लेकिन दिया इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। वो साफ कह देती है कि अगर तुम्हें डाइवोर्स चाहिए तो पहले नित्या को सच बताओ। अब गौतम और भी बड़ी मुसीबत में फंस जाता है, क्योंकि अगर वह सच बता देता है तो नित्या शायद उससे शादी ही ना करे, और अगर सच छुपाता है तो दिया डाइवोर्स पेपर पर साइन नहीं करेगी। यानी गौतम की ज़िंदगी अब पूरी तरह से झूठ, डर और कन्फ्यूजन के बीच फंस चुकी थी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि आने वाले दिनों में गौतम की मुश्किलें और बढ़ने वाली थी, क्योंकि अब उसे सिर्फ डाइवोर्स ही नहीं चाहिए था, बल्कि उसे हर हाल में 20 तारीख से पहले डाइवोर्स सर्टिफिकेट चाहिए था। और यही जल्दबाजी उसके लिए एक और बड़ी मुसीबत में डालने वाली थी। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां गौतम की ज़िंदगी पूरी तरह उलझ चुकी थी। एक तरफ उसकी पत्नी होने वाली नित्या थी, दूसरी तरफ उसका अतीत यानी दिया। गौतम ने नित्या से झूठ बोल दिया था कि वह उसका फर्स्ट लव है, लेकिन जैसे ही यह बात निकलती है नित्या को तुरंत शक हो जाता है। वह गंभीर होकर गौतम से कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो हम पर भरोसा करते हैं उससे झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ के साथ रिलेशनशिप शुरू नहीं करना चाहिए। गौतम तुरंत ही बात को संभालने की कोशिश करता है और बार बार यही कहता है
कि उसने कुछ भी नहीं छुपाया, लेकिन नित्या के मन में एक बहुत बड़ा शक बीज चुका था। नित्या उदास होकर वहीं से चली जाती है। गौतम के दोस्त उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि इतनी छोटी सी बात के लिए इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वह मजाक में कहता है कि लोग तो 1000 झूठ बोलकर एक शादी कर लेते हैं, तुमने तो एक छोटा सा झूठ बोला है। लेकिन गौतम के अंदर गिल्ट बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि सच्चाई यह थी कि उसने ज़िंदगी में सच में 2 लड़कियां थी। एक तरफ उसका अतीत दिया, दूसरी तरफ उसका वर्तमान नित्या। गौतम खुद से कहता है, एक औरत को संभालना मुश्किल होता है, या मैं 2 औरतों के बीच फंस गया हूँ। उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि वह शराब पीकर अपनी किस्मत को कोसने लगता है। वह खुद से सवाल करता है कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों, क्योंकि ज़िंदगी की हर इसी तरह की मुसीबतों में फंस गई है। उसी समय फिल्म का एक मज़ेदार लेकिन दर्द भरा गाना आता है, जिसमें गौतम अपनी हालत पर रोता गाता दिखता है। गाने के बाद कहानी में एक और दिलचस्प दिशा में मुड़ती है। गौतम के पिता को भी उसकी ज़िंदगी में उलझनों का अंदाज होने लगता है। घर में माहौल अजीब सा हो जाता है, हर कोई अपने तरीके से इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा होता है। इसी बीच गौतम एक और बड़ा फैसला उठाने का फैसला करता है। वह सीधा दिया के घर पहुंच जाता है। घर पर दिया के सास ससुर मौजूद होते हैं। गौतम बिना किसी झिझक से उनसे बातचीत शुरू कर देता है और मजाक मजाक में रिश्ते जोड़ने लगता है। पहले वह दिया की सास को बुआ कह देता है, फिर ससुर को मामा कह देता है। उन लोगों को समझ ही नहीं आता है कि यह लड़का आखिर कौन है और क्यों आया है। लेकिन जब ज़्यादा बात बढ़ जाती है, गौतम अचानक अपना असली मकसद बता देता है। वह जेब से एक मैरिज सर्टिफिकेट निकालता है और कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी को लेने आया हूँ, क्योंकि उसने मुझे अभी तक डाइवोर्स नहीं दिया है। यह सुनते ही सब लोग चौंक जाते हैं। गौतम साफ कह देता है कि अगर दिया ने उसे डाइवोर्स नहीं दिया तो दूसरी शादी कर ली और वह कानून अपराध होगा। अब दिया के परिवार के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। आखिरकार तय होता है कि मामला कोर्ट में सुलझाया जाएगा। अगले दिन गौतम और दिया दोनों एक लॉयर के पास पहुंचते हैं। वकील उनसे पूछता है कि आखिर उसके अलग होने की वजह क्या थी। दिया कहती है कि गौतम ने उसके पिता से सॉरी नहीं कहा, इसलिए दोनों के बीच दूरी आ गई। लेकिन गौतम कहता है कि मामला इतना सिंपल नहीं था। असल में दिया के पिता का ईगो बहुत था। उन्हें यह बिल्कुल मंजूर नहीं था कि उसकी बेटी एक ऐसे लड़के से शादी करे जो उनसे बहस करता था। उन्होंने गौतम को साफ साफ पर धमकी दे दी थी कि अगर वह दिया से दूर नहीं हुआ तो वह खुद अपनी जान दे देंगे। गौतम उसी वक्त बहुत बड़ी दुविधा में पड़ गया था। एक तरफ उसका प्यार था और दूसरी तरफ एक इंसान की जान का सवाल था। आखिरकार उसने ऐसा फैसला लिया जो बाहर से गलत दिखता था लेकिन अंदर से त्याग से भरा था। उसने जानबूझकर दिया से दूरी बना ली ताकि उसके पिता कोई नुकसान ना पहुंचा सके, लेकिन यह बात उसने कभी दिया को बताई नहीं थी। इसी गलतफहमी की वजह से दोनों के रिश्ते में दरार आ गई। वकील इस कहानी को सुनकर एक अजीब सा सॉल्यूशन देता है। वह कहता है कि अगर दोनों को डाइवोर्स चाहिए तो एक मेडिकल रीज़न दिखाया जा सकता है। वकील झूठा रीजन बनाता है कि गौतम को बच्चे नहीं हो सकते, इसी वजह से दोनों डाइवोर्स लेना चाहते। गौतम भी मजबूरी में इस बात को मान लेता है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। जब यह बात नित्या को पता चलती है कि गौतम को बच्चे नहीं हो सकते, तब सबको लगता है कि वह शायद इस शादी से पीछे हट जाएगी। लेकिन नित्या का जवाब सुनकर सबको हैरान कर देता है। वह कहती है कि मैंने गौतम से प्यार किया है, उसके होने वाले बच्चों से नहीं। वह साफ कहती है कि अगर भविष्य में बच्चे भी नहीं हुए तो वह गौतम के साथ खुश रह सकती है। यह सुनकर गौतम अंदर से टूट जाता है, क्योंकि अब उसे महसूस होता है कि वह एक बहुत बड़ी सच्चाई नित्या से छुपा रहा है। और आखिरकार वह फैसला करता है अब सच छुपाकर नहीं जी सकते। कोर्ट में सबके सामने वह स्वीकार कर लेता है कि उसकी पहले ही शादी हो चुकी थी और वह शादी इसे रजिस्टर ऑफिस में हुई थी। गौतम मानता है कि उसने सब नित्या से छुपाई बात, क्योंकि उसे डर था कि सच जानकर नित्या उनसे दूर हो जाएगी। लेकिन वह यह भी कहता है कि एक झूठ से रिलेशनशिप शुरू नहीं करना चाहिए। यह सुनकर वह मौजूद हर व्यक्ति कुछ देर के लिए चुप हो जाता है। गौतम खुद ही कह देता है कि नित्या जैसी अच्छी लड़की के लिए वह सही इंसान नहीं है और उससे बेहतर लड़का मिल जाएगा। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी और यही तय करने वाला था गौतम की ज़िंदगी का असली अंजाम। अब अगर बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की, तो रिलीज़ के बाद इस फिल्म ने धीरे धीरे काफ़ी अच्छा रिस्पांस हासिल किया था। शुरुआती दिनों में फिल्म की ओपनिंग डिसेंट रही थी, लेकिन जैसे जैसे वर्ड ऑफ माउथ बढ़ता गया वैसे वैसे ऑडियंस को इंटरेस्ट भी बढ़ता चला गया था। खासकर फैमिली ऑडियंस और रोमांटिक कॉमेडी पसंद करने वाले व्यूअर्स को यह फिल्म काफ़ी एंटरटेनिंग लगी थी।
यही वजह थी कि फिल्म ने अपने कुछ ही हफ्तों में स्टेडी ग्रोथ दिखाना शुरू कर दिया था। अगर हम इसके टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो अप्रैल 2026 की शुरुआत में यह फिल्म वर्ल्ड वाइड लगभग 37 से 38 करोड़ के आसपास ग्रोस कलेक्शन कर चुकी थी। इनमें से लगभग 29 करोड़ के आसपास इंडिया का ग्रोस था, जबकि ओवरसीज मार्केट से भी फिल्म ने लगभग 7 से 8 करोड़ तक की कमाई कर ली थी। अगर सिर्फ इंडिया नेट कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने लगभग 25 करोड़ से ज़्यादा का नेट बिजनेस किया था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि फिल्म अपनी रिलीज़ के 3 हफ्ते तक सेफ जोन में पहुंच गई थी। इसका मतलब यह था कि फिल्म ने अपने प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को रिकवर कर लिया था और इसके बाद जो भी कमाई हुई वह मेकर्स के लिए प्रॉफिट मानी गई थी। यानी साफ शब्दों में कहें तो यह फिल्म कॉमर्शियली सक्सेसफुल साबित हुई थी। 2026 के शुरुआती महीनों में टॉलीवुड में जितनी भी फिल्म रिलीज हुई थी उनमें से यह फिल्म उन प्रोजेक्ट में शामिल रही जिसका ऑडियंस का अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। फिल्म की सक्सेस पे पीछे कई कारण थे। सबसे पहला रीज़न था कि लाइट हार्टेड रोमांटिक कॉमेडी टोन। फिल्म किसी हेवी ड्रामा या कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी टेलिंग पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि सिंपल सिचुएशन में कॉमेडी क्रिएट करती है। दूसरा बड़ा रीज़न जहां सर्वानंद की परफॉर्मेंस, उन्होंने अपने कैरेक्टर में इनोसेंस, कन्फ्यूजन और कॉमेडी तीन चीज़ों को बहुत नेचुरल तरीके से पोर्ट्रे किया। इसके अलावा सपोर्टिंग कास्ट ने भी फिल्म को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया। खासकर फादर कैरेक्टर और कॉमेडी सीक्वेंस ने कई सीन्स को ज़्यादा एंटरटेनिंग बना दिया। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्टर ने कहानी को बहुत सिंपल तरीके से प्रेजेंट किया है। फिल्म कहीं भी अननेसेसरी स्लो नहीं लगती है और पूरी स्टोरी एक फ्लो में आगे बढ़ती रहती है। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर भी काफ़ी फिल्म के मूड को काफ़ी अच्छी तरह से सपोर्ट करते हैं, खासकर इमोशनल कॉमेडी सीन्स में। ओवरऑल दिखा जाए तो नारी नारी नदुमा मुरारी एक ऐसी फिल्म का सामने आई है जो ऑडियंस को हेवी मैसेज देने की कोशिश करती है, बल्कि सिंपली एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती है। और कई बार सिंपल फॉर्मूला ऑडियंस को सबसे ज़्यादा पसंद आता है। इसी वजह से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ग्रो धीरे धीरे करती गई और आखिरकार एक सक्सेसफुल रोमांटिक कॉमेडी के रूप में सामने आ गई। और अगर आपने यह फिल्म नहीं देखी है तो आप इसे OTT पर भी देख सकते हैं और खुद डिसाइड कर सकते हैं कि यह कहानी आपको कितनी एंटरटेनिंग लगती है। अब आप नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। क्या आपको यह मूवी क्या आपको इस तरह की रोमांटिक कॉमेडी मूवी पसंद है या नहीं? तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में और एक और एंटरटेनिंग और नए मूवी रिव्यू के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसी रोमांटिक तेलुगु कॉमेडी फिल्म के बारे में जिसका कॉन्सेप्ट ही अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सोचो अगर एक लड़का एक नहीं बल्कि दो लड़कियों के बीच फंस जाए और दोनों ही उसकी लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाए तो उसकी ज़िंदगी कितनी कंफ्यूजिंग और एंटरटेनिंग हो सकती है। और इसी यूनिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है फिल्म नारी नारी नदुमा मुरारी। इस फिल्म का टाइटल ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसका मतलब होता है एक लड़का जो दो लड़कियों के बीच फंस गया हो। मतलब कहानी शुरू होने से पहले ही हमें पता चल जाता है कि मूवी में रोमांस भी होगा, कॉमेडी भी होगी और सिचुएशन भी काफ़ी फनी होने वाली है। ये फिल्म डायरेक्ट की है राम अबा राजू ने, जिन्होंने इससे पहले भी एंटरटेनिंग स्टोरी टेलिंग के लिए काफ़ी नाम कमाया है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है अनिल सुनकारा और राम प्रभामम सुनकारा ने और इसे बनाया गया है AK एंटरटेनमेंट्स और एडवेंचरस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के बैनर के अंडर। अगर फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो मूवी में लीड रोल में नज़र आते हैं सर्वानंद, जो अपनी नेचुरल एक्टिंग और रिलेटेबल कैरेक्टर के लिए जाने जाते हैं। उसके साथ फिल्म में दो टैलेंटेड एक्ट्रेस भी है, संयुक्ता और साक्षी वैद्य, जो कहानी में रोमांस और ड्रामा का इम्पोर्टेंट हिस्सा बनने वाली है। इसके अलावा फिल्म में कुछ ज़बरदस्त सपोर्टिंग एक्टर्स भी है, जैसे नरेश, सुनील, संपाथ राज और वेनेला किशोर। ये सभी एक्टर्स अपनी कॉमेडी टाइमिंग और स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस के लिए काफ़ी फेमस है और इसी वजह से फिल्म में कॉमेडी का लेवल काफ़ी अलग ही रहने वाला है। फिल्म को रिलीज़ किया गया है 14 फरवरी को, यानी कि संक्रांति के फेस्टिवल के सीज़न पर। संक्रांति तेलुगु सिनेमा के लिए एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है, जहां पर यूजुअली बिग एंटरटेनमेंट फिल्म्स रिलीज़ की जाती है और इस फिल्म ने भी ऑडियंस को काफ़ी एंटरटेन किया है। रिलीज़ के बाद फिल्म को ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। खास तौर पर सर्वानंद की परफॉर्मेंस और नरेश की कॉमेडी सीन्स को लोगों ने बहुत पसंद किया है। डायरेक्टर राम अबा राजू की स्टोरी टेलिंग और लाइट हार्टेड कॉमेडी भी ऑडियंस को काफ़ी एंटरटेनिंग लगी है। ओवरऑल फिल्म एक डिसेंट सी साबित हुई है और लोगों ने इसे एंटरटेनिंग संक्रांति वॉच के रूप में एंजॉय किया है। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ फिल्म की बेसिक इन्फॉर्मेशन थी।
अब असली मज़ा तब आएगा जब हम इस मूवी की कहानी को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे और समझेंगे कि आखिर कैसे एक सिंपल सा लड़का दो लड़कियों के बीच फंस जाता है और उसके बाद उसकी लाइफ में एक इमोशनल और हिलेरियस रोलर कोस्टर बन जाती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं नारी नारी नदुमा मुरारी के पूरी कहानी और उसके डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर गौतम से, जो प्रोफेशन से एक टैलेंटेड आर्किटेक्ट है। गौतम एक सिंपल, काम और प्रैक्टिकल नेचर का लड़का है जो अपनी लाइफ को काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से जीना पसंद करता है। इसी दौरान उसकी लाइफ में एंट्री होती है नित्या की। नित्या भी प्रोफेशन से आर्किटेक्ट ही होती है। दोनों एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में केरला में काफ़ी टाइम साथ स्पेंड करते हैं। धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ने लगती है और फिर वही होता है जो अक्सर रोमांटिक स्टोरीज में होता है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है। गौतम और नित्या एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझने लगते हैं। दोनों का बॉन्डिंग इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उन्हें लगता है कि अब उन्हें अपनी लाइफ एक साथ ही स्पेंड करनी चाहिए। इसी वजह से नित्या डिसाइड करती है कि वो अपने फादर को इस रिलेशनशिप के बारे में बताएगी। नित्या के फादर का नाम होता है रामालिंगा है और इंटरेस्टेड बात यह है कि रामालिंगा प्रोफेशन से एक डाइवोर्स लॉयर होते हैं। मतलब उनकी पूरी लाइफ ही कपल के फाइट्स और डाइवोर्स देखते हुए गुजरी होती है। जब नित्या अपने फादर को गौतम के बारे में बताती है तो रामालिंगा नेचुरली उस लड़के को मिलना चाहते हैं। जब वो गौतम से मिलते हैं और उन्हें गौतम का बिहेवियर काफ़ी डिसेंट लगता है, लेकिन फिर भी रामालिंगा एक अजीब सी बात बोलते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें गौतम और नित्या के प्यार रियल नहीं लगता है। ये बात सुन के सब थोड़ा शॉक हो जाते हैं। तब रामालिंगा अपनी रीजनिंग बताते हैं। उनका कहना होता है कि एक कपल तभी ट्रूली एक दूसरे को समझ पाते हैं जब उसके बीच कभी कभी आर्गुमेंट्स या फाइट भी हो, लेकिन गौतम और नित्या के रिलेशनशिप में अभी तक कोई भी सीरियस फाइट नहीं हुई थी। उनके हिसाब से इसका मतलब यह है कि उन दोनों एक दूसरे को अभी तक पूरी तरह समझ ही नहीं है पाए हैं। लेकिन नित्या अपने डिसीजन पर बिल्कुल कॉन्फिडेंट होती है। वो अपने फादर को कन्विंस करती है कि गौतम ही उसके लिए परफेक्ट पार्टनर है। काफ़ी डिस्कशन के बाद रामालिंगा एक कंडीशन पर शादी के लिए हाँ बोल देते हैं और वो कंडीशन होती है कोर्ट मैरिज। उसका मानना होता है कि सिंपल कोर्ट मैरिज ही बेस्ट होती है, जिसमें अननेसेसरी ड्रामा और एक्सपेंसेस नहीं होते। नित्या तो इस बात से खुश होती है, लेकिन गौतम थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। फिर भी सिचुएशन को देखते हुए वो कोर्ट मैरिज के लिए हाँ बोल देता है। इधर एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। गौतम के फादर कार्तिक, जो कि एक विडोडर होते हैं, अचानक एक यंग वुमन पल्लवी से शादी कर लेते हैं। ये बात रामालिंगा को बिल्कुल पसंद नहीं आती है और उन्हें डिसीजन काफ़ी स्ट्रेंज लगता है। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी होता है। एक दिन कार्तिक नोटिस करते हैं कि गौतम के चेस्ट पर एक टैटू बना हुआ है जिसमें लिखा होता है दिया। ये देखकर कार्तिक शॉक हो जाते हैं और गौतम से पूछते हैं कि ये दिया कौन है। तब गौतम एक ऐसा सीक्रेट रिवील करता है जो पूरी स्टोरी को कम्प्लीटली चेंज कर देता है। गौतम बताता है कि दिया उसकी कॉलेज की स्वीट हार्ट थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और उन्होंने सीक्रेटली कोर्ट मैरिज भी कर ली थी। ये सुन के कार्तिक बिल्कुल स्टन रह जाता है। गौतम आगे बताते हैं कि उनकी जिंदगी ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाई। दिया के फादर कृष्ण प्रसाद उनके रिलेशनशिप से बिल्कुल अगेंस्ट थे। उन्होंने प्रेशर क्रिएट करके दोनों को अलग कर दिया और ब्रेकअप के बाद दोनों अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। इसी वजह से रामालिंगा ने कोर्ट मैरिज की कंडीशन रखी थी। तब गौतम हेजिटेट कर रहा था क्योंकि उसकी लाइफ में एक हिडन चैप्टर अभी भी ऑफिशियली क्लोज नहीं हुआ था। अब सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेट हो चुकी थी। कार्तिक और गौतम दोनों मिलकर नित्या और रामालिंगा को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि शादी ट्रेडिशनल सेरेमनी से कर लेते हैं ताकि कोर्ट मैरिज की लीगल कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड हो जाए। लेकिन रामालिंगा अपने डिसीजन पर बिल्कुल रिजिड रहते हैं और यहीं से स्टोरी एक और बड़े ट्विस्ट की तरफ आगे बढ़ जाती है। दोस्तों, कहानी और कैरेक्टर्स के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं इस फिल्म के बिहाइंड द सीन जर्नी के बारे में, क्योंकि कई बार किसी फिल्म की मेकिंग स्टोरी भी उतनी इंटरेस्टिंग होती है जितनी उसकी ऑन स्क्रीन स्टोरी। इस फिल्म की ओरिजिनल स्टोरी लिखी है भानु बोगावरापू ने, जबकि फिल्म के डायलॉग्स लिखे हैं नंदू सवेरिगाना ने। वही फिल्म का स्क्रीन प्ले खुद डायरेक्टर राम अब्बाराजू ने डेवलप किया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब राइटर ने इस फिल्म की स्टोरी लिखनी शुरू की थी तब उनके दिमाग में लीड एक्टर के लिए कोई स्पेसिफिक नाम नहीं था। मतलब स्क्रिप्ट पहले से लिखी गई थी और एक्टर बाद में डिसाइड हुए थे।
जब स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई तब मेकर्स ने सोचना शुरू किया कि इस स्टोरी के लिए कौन से एक्टर परफेक्ट रहेगा। और यहीं पर एक इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस होता है। एक दिन एक्टर सर्वानंद ने खुद डायरेक्टर राम अब्बा राजू से पूछा कि क्या उसके पास कोई नई स्टोरी है। जब अब्बा राजू ने उन्हें स्क्रिप्ट सुनाई तो सर्वानंद को एक कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक और एंटरटेनिंग लगा। बस वहीं से डिसाइड हो गया कि फिल्म के लीड रोल में सर्वानंद की नज़र आएंगे। 2024 की बिगिनिंग में इंडस्ट्री में र्यूमर चलने लगे कि सर्वानंद और राम अब्बा राजू एक नए प्रोजेक्ट पर साथ काम कर रहे हैं। इसी र्यूमर प्रोजेक्ट में एक्ट्रेस संयुक्ता और साक्षी वैद्य को फिल्म के लीड के रूप में कास्ट किया जाने की बात भी सामने आई थी। मार्च 2024 में फाइनली मेकर्स ने इस प्रोजेक्ट को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया। उस वक्त फिल्म वर्किंग का टाइटल रखा गया था सर्वा 37, क्योंकि ये सर्वानंद के करियर की 37 की फिल्म थी। उसके बाद फैंस को काफ़ी टाइम तक कोई भी फिल्म का ऑफिशियल टाइटल का इंतज़ार रहा था और फिर 14 जनवरी 2025 को संक्रांति के स्पेशल ओकेशन पर मेकर्स ने इस फिल्म का फाइनल टाइटल रिवील किया था, नारी नारी नदुमा मुरारी। टाइटल रिवील होते ही फैंस में काफ़ी क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी, क्योंकि टाइटल से ही क्लियर हो रहा था कि मूवी एक रोमांटिक और कॉमेडी कंफ्यूजन पर बेस्ड होने वाली है। कास्ट भी धीरे धीरे फाइनलाइज होने लगी। जून 2024 में ऑफिशियली कंफर्म हुआ कि एक्ट्रेस साक्षी वैद्य ने फिल्म का हिस्सा बन चुकी है। उसके साथ ऑलरेडी संयुक्ता फीमेल लीड के रूप में प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई थी। फिल्मिंग की बात करें तो मूवी से कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन केरला में शूट किए थे। सितंबर 2024 तक फिल्म में काफ़ी बड़ा शेड्यूल कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद मेकर्स ने अलग अलग लोकेशन पर फिल्म की बाकी शूट को कंप्लीट किया। फाइनली दिसंबर 2025 में फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी कम्प्लीटली रैप अप हो गई थी। लेकिन फिल्म में एक और इंटरेस्टिंग सरप्राइज भी था। जनवरी 2026 में कंफर्म हुआ कि एक्टर श्री विष्णु ने फिल्म के एक स्पेशल कैमियो अपीयरेंस करने वाले हैं। डायरेक्टर राम अब्बा राजू और श्री विष्णु पहले भी 2023 की फिल्म समारा वागामाना में साथ काम कर चुके हैं। इसी अच्छे प्रोफेशनल रिलेशनशिप की वजह से ही जब राम ने उन्हें कैमियो रोल ऑफर किया तो श्री विष्णु ने बिना हेजिटेशन से हाँ कर दिया था। अब बात करते हैं सर्वानंद की प्रिपरेशन की। उस वक्त सर्वानंद एक और फिल्म बाइकर पर भी काम कर रहे थे। उस रोल के लिए उन्होंने काफ़ी वेट लॉस किया था और अपने फिजिकल फिटनेस पर काफ़ी काम किया था। इंटरेस्टिंगली सर्वानंद ने बाइकर और नारी नारी नदुमा मुरारी दोनों फिल्म का शूट ऑलमोस्ट एक ही पीरियड में किया था और उनका जो लीन लुक था वो इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म के कैरेक्टर पर भी परफेक्टली शूट कर गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस फिल्म की जर्नी स्क्रिप्ट राइटिंग से लेकर कास्टिंग और फिल्मिंग तक काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। लेकिन अब टाइम आ चुका है स्टोरी के उस फेज पर पहुंचने का जहां से मूवी में रियल कॉम्प्लिकेशन और कॉमेडी सिचुएशन स्टार्ट होने लगती है। और यहीं से गौतम की लाइफ में एंट्री होने वाली थी एक ऐसे कैरेक्टर की जो उसकी पुरानी लाइफ का हिस्सा भी है और उसकी फ्यूचर लाइफ को कम्प्लीटली मैच कर दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं फिल्म के रिलीज स्ट्रेटजी और ऑडियंस रिस्पांस के बारे में, क्योंकि इस फिल्म का रिलीज़ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से प्लान किया गया था। फिल्म नारी नारी नदुमा मुरारी को थिएटर में रिलीज़ किया गया था 14 जनवरी 2026 को और ये डेट कोई रैंडम डेट नहीं थी। ये रिलीज स्पेशली प्लान की गई थी संक्रांति फेस्टिवल के टाइम के ऊपर। संक्रांति तेलुगु सिनेमा के लिए बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है। इस टाइम पर लोग फैमिली के साथ थिएटर्स में जाकर मूवीज़ देखना काफ़ी पसंद करते हैं। इसी वजह से काफ़ी बड़े बड़े और एंटरटेनिंग फिल्म्स इसी फेस्टिवल पीरियड में रिलीज़ किया जाता है। लेकिन इस फिल्म की रिलीज़ टाइमिंग और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। नॉर्मली फिल्म सुबह या आफ्टरनून शो के साथ रिलीज़ होती है, लेकिन इस मूवी का फर्स्ट शो शाम 6 बजे पर प्रीमियर किया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना स्पेसिफिक टाइम क्यों चूज़ किया गया। इसका रीज़न खुद प्रोड्यूसर अनिल सुनकारवाला ने एक्सप्लेन किया था। उन्होंने बताया था कि ये आइडिया उसकी फिल्म से आया था। उनकी फैमिली मेम्बर्स चाहते थे कि फिल्म एकादशी से पहले रिलीज़ किया जाए, जो हिंदू कैलेंडर में एक बहुत ही ऑस्पेशियस डे माना जाता है। उसी दिन एकादशी के समय शाम 6:03 पर ख़त्म हो रहा था। इसीलिए मेकर्स ने डिसाइड किया कि फिल्म को उससे थोड़ा पहले रिलीज़ किया जाए ताकि ऑस्पिशियस टाइमिंग का बेनिफिट मिल सके। और फिर एक और इंटरेस्टिंग बात सामने आई। तेलुगु स्टेट्स के कोई हाउस होल्ड में नंबर 9 को लकी माना जाता है। इसी वजह से मेकर्स ने टाइम कैलकुलेट करके 5:49 पर स्लॉट चूज़ किया, क्योंकि उस टाइमिंग में भी नंबर 9 का सिग्निफिकेशन आता है। यह स्ट्रेटजी काफ़ी अनयूजुअल थी और इसी वजह से फिल्म का रिलीज़ काफ़ी डिस्कशन में भी रहा था। थिएरेटिकल रन के बाद फिल्म का डिजिटल रिलीज़ भी काफ़ी ज़्यादा अनाउंस कर दिया गया।
4 फरवरी 2026 को ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर भी स्ट्रीम होने लगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑडियंस थिएटर में फिल्म नहीं देख पाई, उन्होंने बाद में OTT पर इस फिल्म को एंजॉय किया और OTT रिलीज के बाद भी फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, स्पेशली उन व्यूअर्स से जो लाइट हार्टेड रोमांटिक कॉमेडी मूवी देखना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, अब तक हमने फिल्म के बैकग्राउंड, प्रोडक्शन और रिलीज डिटेल्स के बारे में बात की है। अब वक्त आ गया है स्टोरी के उस फेज पर पहुंचने में जहां गौतम की लाइफ कम्प्लीटली मैसी और कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, क्योंकि एक तरफ उसकी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड नित्या थी, दूसरी तरफ उसकी पास्ट वाइफ दिया, और जब ये दोनों एक ही जगह पर टकराते हैं तब स्टोरी में शुरू होता है असली ड्रामा, कॉमेडी और चाउस। तो चलिए अब स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो फिल्म की शुरुआत होती है काफ़ी फ़नी और चाओटिक सिचुएशन में। सुबह का समय होता है और लड़का बहुत ज़्यादा टेंशन में इधर उधर भाग रहा होता है। उसे जल्दी से कहीं पहुंचना है। तभी उसे एक ऑटो मिलता है और वहाँ ऑटो ड्राइवर से कहता है कि उसे तुरंत एक जगह पहुंचना है क्योंकि वहाँ दुल्हन को लेने जा रहा है। ऑटो ड्राइवर पहले तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि मामला प्यार का है, उसका एटीट्यूड तुरंत बदल जाता है। वह बड़े कॉन्फिडेंस से कहता है कि टेंशन मत लो ब्रो, मैं प्लेन की तरह तेज ऑटो चलाऊँगा। फिर वह बताता है कि उसका नाम लव कुशा है और भले ही वो खुद प्यार में कभी सक्सेसफुल ना हुआ हो, लेकिन किसी प्रेमी की मदद करना उसे बहुत अच्छा लगता है। बस फिर क्या था, ऑटो तेज रफ्तार से निकल पड़ता है। कुछ ही देर में दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से दुल्हन को भाग कर आना है, लेकिन वहां एक प्रॉब्लम सामने आती है। दुल्हन जिस खिड़की से नीचे उतरने वाली होती है वहाँ सीढ़ी ही नहीं होती है। अब सिचुएशन और भी ऑकवर्ड हो जाती है। ऑटो ड्राइवर जल्दी सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है और आखिरकार वह कहता है कि दुल्हन उसके कंधों पर चढ़कर नीचे उतर सकती है। थोड़ी ऑकवर्डनेस के बाद दुल्हन किसी तरह से नीचे उतर जाती है। उसी समय अचानक घर के अंदर कुछ लोग चिल्लाने लगते हैं, अरे लड़की भाग रही है। अब सिचुएशन पूरी तरह से चाओटिक हो जाती है। ऑटो ड्राइवर और वह लड़का तुरंत दुल्हन को ऑटो में बिठाते हैं और वहाँ से तेज़ी से भागने लगते हैं। पीछे से कुछ लोग उनका पीछा भी करने लगते हैं। ऑटो इतनी तेज़ी से भागता है कि रास्ते में कई बार ऑलमोस्ट एक्सीडेंट होने वाला होता है, लेकिन किसी तरह से वो लोग पीछा छुड़ाकर वहाँ से निकल जाते हैं। आखिरकार दुल्हन को सेफ जगह पर पहुँचा दिया जाता है। दुल्हन ऑटो ड्राइवर को थैंक यू बोलती है और ऑटो ड्राइवर भी बहुत प्राउडली कहता है कि लव कुशा का जन्म ही लव के लिए हुआ है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अभी बाकी होता है। जब ऑटो ड्राइवर उस शादी में अंदर जाता है और दूल्हे को देखता है तो वह पूरी तरह शॉक हो जाता है, क्योंकि दूल्हा कोई यंग लड़का नहीं है बल्कि काफ़ी उम्रदराज आदमी होता है। यह देखकर ऑटो ड्राइवर हैरान रह जाता है और कहता है, अरे भाई, बाल विवाह रोकने के लिए मैंने अपनी जान खतरे में डाल दी और यहाँ तो उल्टा मामला है। यहीं से फिल्म का टोन साफ होता है कि आगे कहानी में रोमांस के साथ भरपूर कॉमेडी और क्रेजी सिचुएशन आने वाली है, और इसी फनी सिचुएशन के साथ फिल्म की असली कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। शादी वाले उस फनी सीन्स के बाद कहानी हमें मिलवाती है रामलिंगम से, जो एक बहुत ही बड़े फेमस डाइवोर्स लॉयर है। उसके ऑफिस में हर दिन कपल आते रहते हैं और वजह भी बड़ी अजीब होती है। कोई कहता है कि उसे उनकी पत्नी खराटे मारती है इसीलिए तलाक चाहिए, तो कोई कहता है कि उसकी पत्नी को खाना बनाना नहीं आता है, बस हर समय स्विगी और जोमेटो से ऑर्डर करती रहती है। इन्हीं सभी अजीब केसेस के बीच रामलिंगम अपने दोस्त की बड़ी शान से कहता है कि आजकल की लड़कियां अपने पेरेंट्स से झूठ बोलती है, लेकिन मेरी बेटी नित्या ऐसी नहीं है। वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलती है, लेकिन असल में सच्चाई कुछ और होती है। नित्या अक्सर फ़ोन पर गौतम नाम के लड़कों से घंटों बातें करती रहती है और शॉपिंग के नाम पर, कभी कभी मूवी के नाम पर वो बार बार उसे मिलने जाती है। रामलिंगम को लगता है कि गौतम बस उसका फ्रेंड है, लेकिन धीरे धीरे उसे शक होने लगता है। एक दिन वो नित्या से सीधा सवाल पूछता है, गौतम आखिर कौन है, फ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है? नित्या थोड़ी हिचकी जाती है और फिर आखिरकार सच बता देती है। वो कहती है कि डैड गौतम और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। यह सुनकर रामलिंगम चौंक जाता है, लेकिन गुस्सा होने की बजाय वह कहता है, ठीक है, उसे गौतम को कल मेरे ऑफिस बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अगले दिन गौतम रामलिंगम से मिलने जाता है, लेकिन जैसे ही बातचीत शुरू होती है गौतम का जवाब सुनकर रामलिंगम का सिर घूमने लगता है। रामलिंगम पूछता है, क्या करते हो? गौतम कहता है, इंजीनियरिंग पढ़ी है लेकिन आर्किटेक्ट की जॉब कर रहा हूँ। तो फिर रामलिंगम पूछता है, तो इंजीनियरिंग क्यों की है? गौतम बिल्कुल सीधा जवाब देता है, सर इसका सवाल जवाब तो कोई भी बीटेक स्टूडेंट नहीं दे सकता है। उसके बेबाक जवाब सुनकर रामलिंगम थोड़ा परेशान हो जाता है। फिर वो पूछता है, तुम्हारी सैलरी कितनी है? तो गौतम कहता है 60,000। लेकिन जब उसे पता चलता है कि नित्या की सैलरी 3 लाख रुपए है
तो वह मजाक में कह देता है कि सर अगर आपको बेटी को इतनी सैलरी मिल सकती है तो शायद मुझे भी मिल जाएगी। अब रामलिंगम उनसे आखिरी सवाल पूछता है कि मेरी बेटी में तुम्हें क्या पसंद आया। गौतम पहले कहता है उसकी आंखें बहुत सुंदर है, फिर थोड़ी देर रुककर कहता है कि उसकी कमर। यह सुनकर माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, लेकिन गौतम की ईमानदारी देखकर रामलिंगम उसे अपनी लव स्टोरी बताने के लिए कहता है। तब गौतम बताता है कि वह केरल में जॉब कर रहा था, तब उसकी ज़िंदगी काफ़ी बोरिंग चल रही थी। उससे बड़ी समस्या ये थी वहाँ का खाना, क्योंकि हर चीज़ में नारियल का तेल इस्तेमाल होता था। एक दिन अचानक उसे बिरयानी की खुशबू आती है। वह खुशबू का पीछा करते करते घर वाले तक पहुँच जाता है और वहीं पहली बार उसकी मुलाकात होती है नित्या से। नित्या उस समय बिरयानी बना रही होती है। यहीं से दोनों की दोस्ती शुरू होती है। लेकिन शुरुआत में नित्या को एक और बड़ी प्रॉब्लम थी। उसके ऑफिस में कुछ लोग मलयालम से उसके बारे में गलत बातें करते थे। उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या कह रहे हैं। तब गौतम उसकी मदद करता है। वह नित्या को मलयालम भाषा सिखाने लगता है। धीरे धीरे दोनों के साथ समय बीतने लगते हैं। नित्या उसके लिए बिरयानी बनाती है और गौतम उसके लिए खाना बनाता है। मस्ती मजाक छोटी मोटी लड़ाइयाँ के साथ बीतते हुए समय के बीच दोनों के दिल में प्यार पनने लगता है। लेकिन उसकी कहानी में असली मुसीबत तब आती है जब कुछ स्थानीय गुंडे नित्या को परेशान करने लगते हैं। तब गौतम उसके सामने खड़ा हो जाता है और यहीं से उसकी लव स्टोरी में शुरू होता है पहला बड़ा टकराव। गौतम अपनी पूरी लव स्टोरी सुनाने के बाद उम्मीद करता है कि नित्या के पिता उनकी शादी के लिए मान जाएंगे, लेकिन रामलिंगम को इस कहानी में प्यार बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। वह कहता है तुम दोनों के बीच ना कोई लड़ाई हुई है, ना कोई ईगो क्लैश, ना कोई फोन ब्लॉक, ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, तो यह प्यार कैसे हुआ। रामलिंगम के हिसाब से असली प्यार वही होता है जिसमें थोड़ी बहुत लड़ाई, थोड़ी नाराज़गी और फिर से पैचअप हो। वह साफ शब्दों में कह देता है कि तुम दोनों अभी सिर्फ निब्बा निब्बी हो, ऐसे प्यार की शादी 1 साल भी नहीं चलेगी। यह सुनकर गौतम को बहुत गुस्सा आता है। वह गुस्से में कहता है आप जैसे लोगों को प्यार समझ ही नहीं आता है। मेरे 60 साल के पिता ने भी अपने प्यार के लिए शादी की थी और आप अपनी ही बेटी की बात सुनने को तैयार नहीं है। यह सुनकर माहौल पूरी तरह बिगड़ जाता है। रामलिंगम साफ मना कर देता है कि वह शादी के लिए कभी राजी नहीं होगा। इसके बाद कहानी में छोटा सा कॉमिक ट्रैक आता है। हम फिर से मिलते हैं लव कुश से। वहीं ऑटो ड्राइवर जिसने शुरुआत में दुल्हन को भगाने में मदद की थी, वह अब अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऑटो चला रहा होता है। एक दिन अस्पताल से उसे पता चलता है कि जिस लड़के की उसने भागकर शादी करवाई थी उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो चुकी है। और तब उसे लगता है कि जिस लड़के को भगाने में उसने मदद की थी वह असल में एक डाइवोर्स लॉयर की बेटी थी। यानी उसने अनजाने में बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर दिया था। लवकुश सोचता है अगर मुझे पता होता कि लड़की के पिता इतना खतरनाक है तो मैं ऑटो को यूटर्न लेकर लड़की को वापस घर छोड़ देता। इसी बीच कहानी वापस नित्या और उसके पिता की तरफ लौटती है। नित्या एक दिन अपने पिता से कहती है कि वह मंदिर जा रही है। रामलिंगम को लगता है कि वह सच में मंदिर जा रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे शक होता है कि वह तुरंत अपने असिस्टेंट के साथ बाइक लेकर मंदिर की तरफ निकल पड़ता है। जब वह मंदिर पहुंचता है तो वहां का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि नित्या और गौतम मंदिर में शादी कर चुके होते हैं। रामलिंगम गुस्से में कहता है एक बेटी के होने के नाते तुम फेल हो गई हो। लेकिन गौतम शांत होकर जवाब देता है अंकल, आपको अपनी बेटी पर भरोसा होना चाहिए था। पिता का मतलब होता है भरोसा। गौतम की यह बात सुनकर रामलिंगम थोड़ा इमोशनल हो जाता है। आखिरकार वह हार मान लेता है। वह नित्या से कहता है ठीक है, अगर तुम खुश हो जाओ तो मुझे भी मंजूर है। यह सुनकर नित्या बहुत खुश हो जाती है और आखिरकार रामलिंगम भी गौतम और नित्या की शादी को स्वीकार कर लेता है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। असल में यह तो बस शुरुआत होती है, क्योंकि आगे आने वाली कहानी में गौतम की ज़िंदगी में एक और लड़की की एंट्री होने वाली है और वहीं बनने वाली है इस पुरानी की सबसे बड़ी ट्विस्ट। मंदिर वाली घटना के बाद आखिरकार नित्या के पिता रामलिंगम एक ऐसा फैसला लेते हैं। वह कहते हैं कि उन्हें यह फैमिली ज़्यादा पसंद तो नहीं आई, लेकिन अपनी बेटी को रोते हुए भी नहीं देख सकते, इसीलिए वह इस शादी के लिए मंजूरी दे देते। लेकिन इसके बदले उनकी एक शर्त होती है। रामलिंगम कहते हैं कि लव मैरिज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मैं अपनी बेटी की धूमधाम से लव मैरिज करवा दूंगा तो लोग मेरे बारे में बातें बनाएंगे, इसीलिए यह शादी सिर्फ रजिस्टर ऑफिस में होगी। यह सुनकर गौतम को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वह चाहता है कि उसकी शादी पूरे रीति रिवाज और धूमधाम से हो। लेकिन नित्या अपने पिता की इज्जत की वजह से इस बात के लिए मान जाती है और आखिरकार गौतम को भी मजबूरी में रजिस्टर मैरिज के लिए हाँ करनी पड़ती है। इसी बीच गौतम को एक नई जॉब मिल जाती है। ऑफिस के पहले ही दिन उसके मुलाकात एक अजीब से कलीग राज से होती है।
राज अपने डेस्क पर एक लड़की का फोटो लगाकर बैठा होता है और बड़े गर्व से कहता है कि वह उसकी क्रश है। लेकिन जैसे ही गौतम उस फोटो को देखता है वह तुरंत गुस्से में कहता है, इस फोटो को भी अभी हटा दो। राज पूछता है क्यों? तब गौतम कहता है क्योंकि वो मेरे होने वाली बीवी है। राज मजाक में जवाब देता है, अभी तक तो हुई नहीं है और 6 महीने बहुत लंबा समय होता है। यह सुनकर गौतम गुस्से में उसे धमका देता है। कुछ समय बाद गौतम एक टैटू शॉप में जाता है। वह अपने हाथ पर बना हुआ एक पुराना टैटू रिमूव करवाने आया होता है, लेकिन तभी अचानक वहाँ नित्या के पिता आ जाते हैं। जब रामलिंगम गौतम को टैटू देखते हैं तो वह पूरी तरह से चौंक जाते हैं, क्योंकि उस टैटू पर नाम लिखा होता है दिया। रामलिंगम तुरंत पूछते हैं कि दिया कौन है। तब गौतम मजबूरी में सच बताता है। यह कहता है कि दिया उसके कॉलेज का पहला प्यार थी। और यहीं से कहानी ले जाती है एक बड़े फ्लैशबैक में। फ्लैशबैक में पता चलता है कि कॉलेज के दिनों में गौतम काफ़ी शरारती लड़का था। एक बार कॉलेज के वॉशरूम की हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन प्रिंसिपल इसे ठीक करवाने के लिए तैयार नहीं थे। तब गौतम ने एक चाल चली। उसने प्रिंसिपल के प्राइवेट वॉशरूम को ही तभी स्टूडेंट के लिए एक कॉमन वॉशरूम बना दिया, जिससे पूरा कॉलेज वहाँ जाने लगा। इसी वजह से प्रिंसिपल बहुत गुस्सा हो गए। लेकिन इसी प्रिंसिपल की एक बेटी थी दिया। धीरे धीरे गौतम और दिया के बीच दोस्ती होती है और फिर यही दोस्ती प्यार में बदल जाती है। लेकिन जब दिया के पिता को इस रिश्ते के बारे में पता चलता है तो वह पूरी तरह भड़क जाते हैं। वह दिया को घर में एक हफ्ते के लिए बंद कर देते हैं। ना फ़ोन ना मैसेज, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल कॉन्टेक्ट नहीं कर पाते। आखिरकार एक दिन दिया गौतम को छुप कर फ़ोन करती है और कहती है कि पापा को हमारे बारे में पता चल गया है, अब क्या करेंगे? गौतम कहता है कि हम पहले रजिस्टर्ड मैरिज करेंगे, अगर बाद में कोई समस्या आएगी तो वह हमारी सेफ्टी होगी। लेकिन दिया इस फैसले से डर जाती है। फिर भी गौतम उसे समझाता है और दोनों रजिस्टर ऑफिस पहुंच जाते हैं। लेकिन वहाँ भी एक नई परेशानी उसका इंतज़ार कर रही होती है, क्योंकि रजिस्टर ऑफिस क्लार्क उससे वार्निंग देता है कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं और यहीं से उसकी ज़िंदगी में एक बहुत ही बड़ा खतरनाक मोड़ आने वाला होता है। रजिस्टर ऑफिस में जब गौतम और नित्या अपनी शादी के लिए एप्लीकेशन देने जाते हैं तो शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब वहाँ मौजूद पुराना रजिस्टर गौतम को पहचान लेता है। उसे याद आता है कि गौतम इनसे पहले भी ऑफिस में आया था और सिर्फ आया ही नहीं था बल्कि यहाँ पहले ही शादी कर चुका था, और वो शादी उसने की थी दिया नाम की लड़की के साथ। रजिस्टर गौतम से साफ कहता है कि अगर तुम दूसरी शादी करना चाहते हो तो पहले अपनी पहली शादी का डाइवोर्स सर्टिफिकेट लेकर आओ। यह सुनकर गौतम के पैरों में ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उसने नित्या को अभी तक पहली शादी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। अब अगर यह सच नित्या को पता चल गया तो उसकी शादी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए गौतम रजिस्टर से रिक्वेस्ट करता है कि वह इसी बात को किसी को ना बताए, लेकिन रजिस्टर भी कम चालाक नहीं था। वह कहता है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर शादी करनी है तो डाइवोर्स सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। अब गौतम के सामने सबसे बड़ा सवाल था, दिया आखिर है कहाँ? क्योंकि ब्रेकअप के बाद दोनों ने एक दूसरे को कम्प्लीटली अलग हो चुके थे। गौतम और उसका दोस्त दिया को ढूंढने के लिए सोशल मीडिया पर सर्च करना शुरू करते हैं। फेसबुक पर दिया नाम के कई अकाउंट मिलते हैं, लेकिन हर बार गलत लड़की निकलती है। किसी के प्रोफाइल में काजोल की फ़ोटो, किसी के समंथा की और किसी में आलिया भट्ट की फ़ोटो। यानी असली दिया को ढूंढना आसान नहीं था। इसी टेंशन के बीच एक दिन गौतम को अचानक मंदिर में दिया दिखाई देती है। कई सालों बाद उसे सामने देखकर गौतम चौंक जाता है। वह तुरंत दिया के पास जाकर उससे रिक्वेस्ट करता है, हम दोनों ने छोटी उम्र में जो गलती हो गई थी, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी आगे बढ़ चुकी है। मुझे बस तुमसे एक चीज़ चाहिए, डाइवोर्स पेपर पे ऊपर सिग्नेचर। लेकिन गौतम की उम्मीदों के उल्टा दिया अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी ज़िंदगी भी आगे बढ़ चुकी थी और सबसे शॉकिंग बात, दिया की पहली ही शादी हो चुकी थी। और यह देखकर गौतम ज़्यादा उलझन में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि वह क्या करे। इसी बीच नित्या का फ़ोन आता है और वह पूछती है रजिस्टर ऑफिस में डॉक्यूमेंट सबमिट हुए या नहीं। गौतम झूठ बोलकर सिचुएशन संभाल लेता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। अब अगर डाइवोर्स सर्टिफिकेट नहीं मिला तो नित्या के साथ उसकी शादी भी नहीं हो पाएगी। इसी टेंशन के बीच अचानक एक और शॉकिंग खबर आती है। गौतम को पता चलता है कि दिया की मौत हो चुकी है। एक स्कूटी एक्सीडेंट में दिया की जान चली गई है। यह सुनकर गौतम पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि भले ही दोनों अलग हो चुके थे, लेकिन दिया उसकी ज़िंदगी का पहला प्यार थी और अब वह हमेशा के लिए उस दुनिया से जा चुकी थी। गौतम रोते हुए कहता है कि मैं भी मर जाना चाहता हूँ, क्योंकि वाइफ के बिना लाइफ का क्या मतलब।
लेकिन उसके पिता उसे समझाते हैं कि ज़िंदगी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। वहाँ कहते हैं कि 2 साइन करने से कोई पत्नी नहीं बन जाती। तुमसे गलती हुई थी, लेकिन अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ानी होगी। और यह वह मोमेंट है जहाँ से गौतम की ज़िंदगी एक बार फिर नित्या की तरफ मुड़ने लगती है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि गौतम का अतीत अभी भी उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। कहानी में एक और मज़ेदार मोड़ तब आता है जब गौतम अपने गुरु से मिलने जाता है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर उसका एक पुराना स्टूडेंट अपने गुरु के पैरों के दूध लेकर धोकर उसकी पूजा कर रहा होता है। इसी बीच अचानक ऐसी घटना होती है जो गौतम को पूरी तरह की ज़िंदगी उलझा देती है। दरअसल जिस लड़की को गौतम सबको मर चुके बता चुका था, वो लड़की अचानक जिंदा सामने आ जाती है, और वो कोई नहीं बल्कि दिया होती है। गौतम को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता है, क्योंकि उसने तो रजिस्टर को भी बताया था कि दिया की स्कूटी एक्सीडेंट में मौत हो गई है, और यहाँ तक उसके फेक डेथ सर्टिफिकेट भी बनवा दिए थे। लेकिन अब दिया बिल्कुल ही सही सलामत उसके सामने खड़ी थी, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि दिया सिर्फ वापस ही नहीं आई, बल्कि वह अब वो गौतम के ऑफिस में भी उसके लिए टीम लीडर बन चुकी थी। यानी अब गौतम की सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी, एक तरफ उसकी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड नित्या, दूसरी तरफ उसकी एक्स वाइफ दिया, दोनों अब उसकी ज़िंदगी में मौजूद थी। और अगर दिया ने नित्या को सच बता दिया तो गौतम की शादी पहले से ही टूट सकती थी। इसी वजह से गौतम रिक्वेस्ट करता है दिया से कि वो डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दे, लेकिन दिया इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। वो साफ कह देती है कि अगर तुम्हें डाइवोर्स चाहिए तो पहले नित्या को सच बताओ। अब गौतम और भी बड़ी मुसीबत में फंस जाता है, क्योंकि अगर वह सच बता देता है तो नित्या शायद उससे शादी ही ना करे, और अगर सच छुपाता है तो दिया डाइवोर्स पेपर पर साइन नहीं करेगी। यानी गौतम की ज़िंदगी अब पूरी तरह से झूठ, डर और कन्फ्यूजन के बीच फंस चुकी थी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि आने वाले दिनों में गौतम की मुश्किलें और बढ़ने वाली थी, क्योंकि अब उसे सिर्फ डाइवोर्स ही नहीं चाहिए था, बल्कि उसे हर हाल में 20 तारीख से पहले डाइवोर्स सर्टिफिकेट चाहिए था। और यही जल्दबाजी उसके लिए एक और बड़ी मुसीबत में डालने वाली थी। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां गौतम की ज़िंदगी पूरी तरह उलझ चुकी थी। एक तरफ उसकी पत्नी होने वाली नित्या थी, दूसरी तरफ उसका अतीत यानी दिया। गौतम ने नित्या से झूठ बोल दिया था कि वह उसका फर्स्ट लव है, लेकिन जैसे ही यह बात निकलती है नित्या को तुरंत शक हो जाता है। वह गंभीर होकर गौतम से कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करने चाहिए था, जो हम पर भरोसा करते हैं उससे झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ के साथ रिलेशनशिप शुरू नहीं करना चाहिए। गौतम तुरंत ही बात को संभालने की कोशिश करता है और बार बार यही कहता है कि उसने कुछ भी नहीं छुपाया, लेकिन नित्या के मन में एक बहुत बड़ा शक बीज चुका था। नित्या उदास होकर वहीं से चली जाती है। गौतम के दोस्त उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि इतनी छोटी सी बात के लिए इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वह मजाक में कहता है कि लोग तो 1000 झूठ बोलकर एक शादी कर लेते हैं, तुमने तो एक छोटा सा झूठ बोला है। लेकिन गौतम के अंदर गिल्ट बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि सच्चाई यह थी कि उसने ज़िंदगी में सच में 2 लड़कियां थी। एक तरफ उसका अतीत दिया, दूसरी तरफ उसका वर्तमान नित्या। गौतम खुद से कहता है एक औरत को संभालना मुश्किल होता है, या मैं 2 औरतों के बीच फंस गया हूँ। उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि वह शराब पीकर अपनी किस्मत को कोसने लगता है। वह खुद से सवाल करता है कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों, क्योंकि ज़िंदगी की हर इसी तरह की मुसीबतों में फंस गई है। उसी समय फिल्म का एक मज़ेदार लेकिन दर्द भरा गाना आता है, जिसमें गौतम अपनी हालत पर रोता गाता दिखता है। गाने के बाद कहानी में एक और दिलचस्प दिशा में मुड़ती है। गौतम के पिता को भी उसकी ज़िंदगी में उलझनों का अंदाज होने लगता है। घर में माहौल अजीब सा हो जाता है, हर कोई अपने तरीके से इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा होता है। इसी बीच गौतम एक और बड़ा फैसला उठाने का फैसला करता है। वह सीधा दिया के घर पहुंच जाता है। घर पर दिया के सास ससुर मौजूद होते हैं। गौतम बिना किसी झिझक से उनसे बातचीत शुरू कर देता है और मजाक मजाक में रिश्ते जोड़ने लगता है। पहले वह दिया की सास को बुआ कह देता है, फिर ससुर को मामा कह देता है। उन लोगों को समझ ही नहीं आता है कि यह लड़का आखिर कौन है और क्यों आया है। लेकिन जब ज़्यादा बात बढ़ जाती है, गौतम अचानक अपना असली मकसद बता देता है। वह जेब से एक मैरिज सर्टिफिकेट निकालता है और कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी को लेने आया हूँ, क्योंकि उसने मुझे अभी तक डाइवोर्स नहीं दिया है। यह सुनते ही सब लोग चौंक जाते हैं। गौतम साफ कह देता है कि अगर दिया ने उसे डाइवोर्स नहीं दिया तो दूसरी शादी कर ली और वह कानून अपराध होगा। अब दिया के परिवार के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। आखिरकार तय होता है कि मामला कोर्ट में सुलझाया जाएगा। अगले दिन गौतम और दिया दोनों एक लॉयर के पास पहुंचते हैं। वकील उनसे पूछता है कि आखिर उसके अलग होने की वजह क्या थी।
दिया कहती है कि गौतम ने उसके पिता से सॉरी नहीं कहा, इसलिए दोनों के बीच दूरी आ गई। लेकिन गौतम कहता है कि मामला इतना सिंपल नहीं था। असल में दिया के पिता का ईगो बहुत था। उन्हें यह बिल्कुल मंजूर नहीं था कि उसकी बेटी एक ऐसे लड़के से शादी करे जो उनसे बहस करता था। उन्होंने गौतम को साफ साफ पर धमकी दे दी थी कि अगर वह दिया से दूर नहीं हुआ तो वह खुद अपनी जान दे देंगे। गौतम उसी वक्त बहुत बड़ी दुविधा में पड़ गया था। एक तरफ उसका प्यार था और दूसरी तरफ एक इंसान की जान का सवाल था। आखिरकार उसने ऐसा फैसला लिया जो बाहर से गलत दिखता था लेकिन अंदर से त्याग से भरा था। उसने जानबूझकर दिया से दूरी बना ली ताकि उसके पिता कोई नुकसान ना पहुंचा सके, लेकिन यह बात उसने कभी दिया को बताई नहीं थी। इसी गलतफहमी की वजह से दोनों के रिश्ते में दरार आ गई। वकील इस कहानी को सुनकर एक अजीब सा सॉल्यूशन देता है। वह कहता है कि अगर दोनों को डाइवोर्स चाहिए तो एक मेडिकल रीज़न दिखाया जा सकता है। वकील झूठा रीज़न बनाता है कि गौतम को बच्चे नहीं हो सकते, इसी वजह से दोनों डाइवोर्स लेना चाहते। गौतम भी मजबूरी में इस बात को मान लेता है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। जब यह बात नित्या को पता चलती है कि गौतम को बच्चे नहीं हो सकते, तब सबको लगता है कि वह शायद इस शादी से पीछे हट जाएगी। लेकिन नित्या का जवाब सुनकर सबको हैरान कर देता है। वह कहती है कि मैंने गौतम से प्यार किया है, उसके होने वाले बच्चों से नहीं। वह साफ कहती है कि अगर भविष्य में बच्चे भी नहीं हुए तो वह गौतम के साथ खुश रह सकती है। यह सुनकर गौतम अंदर से टूट जाता है, क्योंकि अब उसे महसूस होता है कि वह एक बहुत बड़ी सच्चाई नित्या से छुपा रहा है। और आखिरकार वह फैसला करता है अब सच छुपाकर नहीं जी सकते। कोर्ट में सबके सामने वह स्वीकार कर लेता है कि उसकी पहले ही शादी हो चुकी थी और वह शादी इसे रजिस्टर ऑफिस में हुई थी। गौतम मानता है कि उसने यह सब नित्या से छुपाई बात, क्योंकि उसे डर था कि सच जानकर नित्या उनसे दूर हो जाएगी। लेकिन वह यह भी कहता है कि एक झूठ से रिलेशनशिप शुरू नहीं करना चाहिए। यह सुनकर वह मौजूद हर व्यक्ति कुछ देर के लिए चुप हो जाता है। गौतम खुद ही कह देता है कि नित्या जैसी अच्छी लड़की के लिए वह सही इंसान नहीं है और उससे बेहतर लड़का मिल जाएगा। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी और यहीं तय करने वाला था गौतम की ज़िंदगी का असली अंजाम। अब अगर बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की, तो रिलीज़ के बाद इस फिल्म ने धीरे धीरे काफ़ी अच्छा रिस्पांस हासिल किया था। शुरुआती दिनों में फिल्म की ओपनिंग डिसेंट रही थी, लेकिन जैसे जैसे वर्ड ऑफ माउथ बढ़ता गया वैसे वैसे ऑडियंस को इंटरेस्ट भी बढ़ता चला गया था। खासकर फैमिली ऑडियंस और रोमांटिक कॉमेडी पसंद करने वाले व्यूअर्स को यह फिल्म काफ़ी एंटरटेनिंग लगी थी। यही वजह थी कि फिल्म ने अपने कुछ ही हफ्तों में स्टेडी ग्रोथ दिखाना शुरू कर दिया था। अगर हम इसके टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो अप्रैल 2026 की शुरुआत में यह फिल्म वर्ल्ड वाइड लगभग 37 से 38 करोड़ के आसपास ग्रोस कलेक्शन कर चुकी थी। इनमें से लगभग 29 करोड़ के आसपास इंडिया का ग्रोस था, जबकि ओवरसीज मार्केट से भी फिल्म ने लगभग 7 से 8 करोड़ तक की कमाई कर ली थी। अगर सिर्फ इंडिया नेट कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने लगभग 25 करोड़ से ज़्यादा का नेट बिजनेस किया था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि फिल्म अपनी रिलीज़ के 3 हफ्ते तक सेफ जोन में पहुंच गई थी। इसका मतलब यह था कि फिल्म ने अपने प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को रिकवर कर लिया था और इसके बाद जो भी कमाई हुई वह मेकर्स के लिए प्रॉफिट मानी गई थी। यानी साफ शब्दों में कहें तो यह फिल्म कॉमर्शियली सक्सेसफुल साबित हुई थी। 2026 के शुरुआती महीनों में टॉलीवुड में जितनी भी फिल्म रिलीज़ हुई थी उनमें से यह फिल्म उन प्रोजेक्ट में शामिल रही जिसका ऑडियंस का अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। फिल्म की सक्सेस पे पीछे कई कारण थे। सबसे पहला रीज़न था कि लाइट हार्टेड रोमांटिक कॉमेडी टोन। फिल्म किसी हेवी ड्रामा या कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी टेलिंग पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि सिंपल सिचुएशन से कॉमेडी क्रिएट करती है। दूसरा बड़ा रीज़न जहां सर्वानंद की परफॉर्मेंस, उन्होंने अपने कैरेक्टर में इनोसेंस, कन्फ्यूजन और कॉमेडी तीन चीज़ों को बहुत नेचुरल तरीके से पोर्ट्रे किया। इसके अलावा सपोर्टिंग कास्ट ने भी फिल्म को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया। खासकर फादर कैरेक्टर कॉमेडी सीक्वेंस ने कई सीन्स को ज़्यादा एंटरटेनिंग बना दिया। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्टर ने कहानी को बहुत सिंपल तरीके से प्रेजेंट किया है। फिल्म कहीं भी अननेसेसरी स्लो नहीं लगती है और पूरी स्टोरी एक फ्लो में आगे बढ़ती रहती है। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर भी काफ़ी फिल्म के मूड को काफ़ी अच्छी तरह से सपोर्ट करते हैं, खासकर इमोशनल कॉमेडी सीन्स में। ओवरऑल दिखा जाए तो नारी नारी नदुमा मुरारी एक ऐसी फिल्म कर सामने आई है जो ऑडियंस को हेवी मैसेज देने की कोशिश करती है, बल्कि सिंपली एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती है। और कई बार सिंपल फॉर्मूला ऑडियंस को सबसे ज़्यादा पसंद आता है। इसी वजह से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ग्रो धीरे धीरे करती गई और आखिरकार एक सक्सेसफुल रोमांटिक कॉमेडी के रूप में सामने आ गई। और अगर आपने यह फिल्म नहीं देखी है तो आप इसे OTT पर भी देख सकते हैं और खुद डिसाइड कर सकते हैं कि यह कहानी आपको कितनी एंटरटेनिंग लगती है। अब आप नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। क्या आपको यह मूवी क्या आपको इस तरह की रोमांटिक कॉमेडी मूवी पसंद है या नहीं। तो चलिए
अब मिलते हैं अगले वीडियो में और एक और एंटरटेनिंग और नए मूवी रिव्यू के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसी रोमांटिक तेलुगु कॉमेडी फिल्म के बारे में जिसका कॉन्सेप्ट ही अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सोचो अगर एक लड़का एक नहीं बल्कि दो लड़कियों के बीच फंस जाए और दोनों ही उसकी लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाए तो उसकी ज़िंदगी कितनी कंफ्यूजिंग और एंटरटेनिंग हो सकती है। और इसी यूनिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है फिल्म नारी नारी नदुमा मुरारी। इस फिल्म का टाइटल ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसका मतलब होता है एक लड़का जो दो लड़कियों के बीच फंस गया हो। मतलब कहानी शुरू होने से पहले ही हमें पता चल जाता है कि मूवी में रोमांस भी होगा, कॉमेडी भी होगी और सिचुएशन भी काफ़ी फनी होने वाली है। ये फिल्म डायरेक्ट की है राम अबा राजू ने, जिन्होंने इससे पहले भी एंटरटेनिंग स्टोरी टेलिंग के लिए काफ़ी नाम कमाया है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है अनिल सुनकारा और राम प्रभामम सुनकारा ने, और इसे बनाया गया है AK एंटरटेनमेंट्स और एडवेंचरस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के बैनर के अंडर। अगर फिल्म की स्टारकास्ट की बात करें तो मूवी में लीड रोल में नजर आते हैं सर्वानंद, जो अपनी नेचुरल एक्टिंग और रिलेटेबल कैरेक्टर के लिए जाने जाते हैं। उसके साथ फिल्म में दो टैलेंटेड एक्ट्रेस भी है, संयुक्ता और साक्षी वैद्य, जो कहानी में रोमांस और ड्रामा का इम्पोर्टेंट हिस्सा बनने वाली है। इसके अलावा फिल्म में कुछ जबरदस्त सपोर्टिंग एक्टर्स भी है, जैसे नरेश, सुनील, संपाथ राज और वेनेला किशोर। ये सभी एक्टर्स अपनी कॉमेडी टाइमिंग और स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस के लिए काफ़ी फेमस है, और इसी वजह से फिल्म में कॉमेडी का लेवल काफ़ी अलग ही रहने वाला है। फिल्म को रिलीज़ किया गया है 14 फरवरी को, यानी कि संक्रांति के फेस्टिवल के सीजन पर। संक्रांति तेलुगु सिनेमा के लिए एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है, जहां पर यूजुअली बिग एंटरटेनमेंट फिल्म्स रिलीज़ की जाती है, और इस फिल्म ने भी ऑडियंस को काफ़ी एंटरटेन किया है। रिलीज़ के बाद फिल्म को ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। खास तौर पर सर्वानंद की परफॉर्मेंस और नरेश की कॉमेडी सीन्स को लोगों ने बहुत पसंद किया है। डायरेक्टर राम अबा राजू की स्टोरी टेलिंग और लाइट हार्टेड कॉमेडी भी ऑडियंस को काफ़ी एंटरटेनिंग लगी है। ओवरऑल फिल्म एक डिसेंट सी साबित हुई है और लोगों ने इसे एंटरटेनिंग संक्रांति वॉच के रूप में एंजॉय किया है। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ फिल्म की बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब असली मज़ा तब आएगा जब हम इस मूवी की कहानी को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे और समझेंगे कि आखिर कैसे एक सिंपल सा लड़का दो लड़कियों के बीच फंस जाता है और उसके बाद उसकी लाइफ में एक इमोशनल और हिलेरियस रोलर कोस्टर बन जाती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं नारी नारी नदुमा मुरारी के पूरी कहानी और उसके डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर गौतम से, जो प्रोफेशन से एक टैलेंटेड आर्किटेक्ट है। गौतम एक सिंपल, काम और प्रैक्टिकल नेचर का लड़का है, जो अपनी लाइफ को काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से जीना पसंद करता है। इसी दौरान उसकी लाइफ में एंट्री होती है नित्या की। नित्या भी प्रोफेशन से आर्किटेक्ट ही होती है। दोनों एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में केरला में काफ़ी टाइम साथ स्पेंड करते हैं। धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ने लगती है और फिर वही होता है जो अक्सर रोमांटिक स्टोरीज में होता है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है। गौतम और नित्या एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझने लगते हैं। दोनों का बॉन्डिंग इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उन्हें लगता है कि अब उन्हें अपनी लाइफ एक साथ ही स्पेंड करनी चाहिए। इसी वजह से नित्या डिसाइड करती है कि वो अपने फादर को इस रिलेशनशिप के बारे में बताएगी। नित्या के फादर का नाम होता है रामालिंगा है, और इंटरेस्टेड बात यह है कि रामालिंगा प्रोफेशन से एक डाइवोर्स लॉयर होते हैं। मतलब उनकी पूरी लाइफ ही कपल के फाइट्स और डाइवोर्स देखते हुए गुजरी होती है। जब नित्या अपने फादर को गौतम के बारे में बताती है तो रामालिंगा नेचुरली उस लड़के को मिलना चाहते हैं। जब वो गौतम से मिलते हैं और उन्हें गौतम का बिहेवियर काफ़ी डिसेंट लगता है, लेकिन फिर भी रामालिंगा एक अजीब सी बात बोलते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें गौतम और नित्या के प्यार रियल नहीं लगता है। ये बात सुन के सब थोड़ा शॉक हो जाते हैं। तब रामालिंगा अपनी रीजनिंग बताते हैं। उनका कहना होता है कि एक कपल तभी ट्रूली एक दूसरे को समझ पाते हैं जब उसके बीच कभी कभी आर्गुमेंट्स या फाइट भी हो, लेकिन गौतम और नित्या के रिलेशनशिप में अभी तक कोई भी सीरियस फाइट नहीं हुई थी। उनके हिसाब से इसका मतलब यह है कि उन दोनों एक दूसरे को अभी तक पूरी तरह समझ ही नहीं पाए हैं। लेकिन नित्या अपने डिसीजन पर बिल्कुल कॉन्फिडेंट होती है। वो अपने फादर को कन्विंस करती है कि गौतम ही उसके लिए परफेक्ट पार्टनर है। काफ़ी डिस्कशन के बाद रामालिंगा एक कंडीशन पर शादी के लिए हाँ बोल देते हैं, और वो कंडीशन होती है कोर्ट मैरिज।
उसका मानना होता है कि सिंपल कोर्ट मैरिज ही बेस्ट होती है, जिसमें अननेसेसरी ड्रामा और एक्सपेंसेस नहीं होते। नित्या तो इस बात से खुश होती है, लेकिन गौतम थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। फिर भी सिचुएशन को देखते हुए वो कोर्ट मैरिज के लिए हाँ बोल देता है। इधर एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। गौतम के फादर कार्तिक, जो कि एक विडोडर होते हैं, अचानक एक यंग वुमन पल्लवी से शादी कर लेते हैं। ये बात रामालिंगा को बिल्कुल पसंद नहीं आती है और उन्हें डिसीजन काफी स्ट्रेंज लगता है। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी होता है। एक दिन कार्तिक नोटिस करते हैं कि गौतम के चेस्ट पर एक टैटू बना हुआ है जिसमें लिखा होता है दिया। ये देखकर कार्तिक शॉक हो जाते हैं और गौतम से पूछते हैं कि ये दिया कौन है। तब गौतम एक ऐसा सीक्रेट रिवील करता है जो पूरी स्टोरी को कम्प्लीटली चेंज कर देता है। गौतम बताता है कि दिया उसकी कॉलेज की स्वीट हार्ट थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और उन्होंने सीक्रेटली कोर्ट मैरिज भी कर ली थी। ये सुन के कार्तिक बिल्कुल स्टन रह जाता है। गौतम आगे बताते हैं कि उनकी जिंदगी ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाई। दिया के फादर कृष्ण प्रसाद उनके रिलेशनशिप से बिल्कुल अगेंस्ट थे। उन्होंने प्रेशर क्रिएट करके दोनों को अलग कर दिया और ब्रेकअप के बाद दोनों अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। इसी वजह से रामालिंगा ने कोर्ट मैरिज की कंडीशन रखी थी। तब गौतम हेजिटेट कर रहा था क्योंकि उसकी लाइफ में एक हिडन चैप्टर अभी भी ऑफिशियली क्लोज नहीं हुआ था। अब सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेट हो चुकी थी। कार्तिक और गौतम दोनों मिलकर नित्या और रामालिंगा को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि शादी ट्रेडिशनल सेरेमनी से कर लेते ताकि कोर्ट मैरिज की लीगल कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड हो जाए। लेकिन रामालिंगा अपने डिसीजन पर बिल्कुल रिजिड रहते हैं और यहीं से स्टोरी एक और बड़े ट्विस्ट की तरफ आगे बढ़ जाती है। दोस्तों, कहानी और कैरेक्टर्स के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं इस फिल्म के बिहाइंड द सीन जर्नी के बारे में, क्योंकि कई बार किसी फिल्म की मेकिंग स्टोरी भी उतनी इंटरेस्टिंग होती है जितनी उसकी ऑन स्क्रीन स्टोरी। इस फिल्म की ओरिजिनल स्टोरी लिखी है भानु बोगावरापू ने, जबकि फिल्म के डायलॉग्स लिखे हैं नंदू सवेरिगाना ने। वही फिल्म का स्क्रीन प्ले खुद डायरेक्टर राम अब्बाराजू ने डेवलप किया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब राइटर ने इस फिल्म की स्टोरी लिखनी शुरू की थी तब उनके दिमाग में लीड एक्टर के लिए कोई स्पेसिफिक नाम नहीं था। मतलब स्क्रिप्ट पहले से लिखी गई थी और एक्टर बाद में डिसाइड हुए थे। जब स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई तब मेकर्स ने सोचना शुरू किया कि इस स्टोरी के लिए कौन से एक्टर परफेक्ट रहेगा। और यहीं पर एक इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस होता है। एक दिन एक्टर सर्वानंद ने खुद डायरेक्टर राम अब्बाराजू से पूछा कि क्या उसके पास कोई नई स्टोरी है। जब अब्बाराजू ने उन्हें स्क्रिप्ट सुनाई तो सर्वानंद को एक कॉन्सेप्ट काफी यूनिक और एंटरटेनिंग लगा। बस वहीं से डिसाइड हो गया कि फिल्म के लीड रोल में सर्वानंद की नजर आएंगे। 2024 की बिगिनिंग में इंडस्ट्री में र्यूमर चलने लगे कि सर्वानंद और राम अब्बाराजू एक नए प्रोजेक्ट पर साथ काम कर रहे हैं। इसी र्यूमर प्रोजेक्ट में एक्ट्रेस संयुक्ता और साक्षी वैद्य को फिल्म के लीड के रूप में कास्ट किया जाने की बात भी सामने आई थी। मार्च 2024 में फाइनली मेकर्स ने इस प्रोजेक्ट को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया। उस वक्त फिल्म वर्किंग का टाइटल रखा गया था सर्वा 37, क्योंकि ये सर्वानंद के करियर की 37 की फिल्म थी। उसके बाद फैंस को काफी टाइम तक कोई भी फिल्म का ऑफिशियल टाइटल का इंतजार रहा था और फिर 14 जनवरी 2025 को संक्रांति के स्पेशल ओकेशन पर मेकर्स ने इस फिल्म का फाइनल टाइटल रिवील किया था, नारी नारी नदुमा मुरारी। टाइटल रिवील होते ही फैंस में काफी क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी, क्योंकि टाइटल से ही क्लियर हो रहा था कि मूवी एक रोमांटिक और कॉमेडी कंफ्यूजन पर बेस्ड होने वाली है। कास्ट भी धीरे धीरे फाइनलाइज होने लगी। जून 2024 में ऑफिशियली कंफर्म हुआ कि एक्ट्रेस साक्षी वैद्य ने फिल्म का हिस्सा बन चुकी है। उसके साथ ऑलरेडी संयुक्ता फीमेल लीड के रूप में प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई थी। फिल्मिंग की बात करें तो मूवी से कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन केरला में शूट किए थे। सितंबर 2024 तक फिल्म में काफ़ी बड़ा शेड्यूल कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद मेकर्स ने अलग अलग लोकेशन पर फिल्म की बाकी शूट को कंप्लीट किया। फाइनली दिसंबर 2025 में फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी कंप्लीटली रैप अप हो गई थी। लेकिन फिल्म में एक और इंटरेस्टिंग सरप्राइज भी था। जनवरी 2026 में कंफर्म हुआ कि एक्टर श्री विष्णु ने फिल्म के एक स्पेशल कैमियो अपीयरेंस करने वाले हैं। डायरेक्टर राम अब्बाराजू और श्री विष्णु पहले भी 2023 की फिल्म समारा वागामाना में साथ काम कर चुके हैं। इसी अच्छे प्रोफेशनल रिलेशनशिप की वजह से ही जब राम ने उन्हें कैमियो रोल ऑफर किया तो श्री विष्णु ने बिना हेजिटेशन से हाँ कर दिया था। अब बात करते हैं सर्वानंद की प्रिपरेशन की। उस वक्त सर्वानंद
सर्वानंद एक और फिल्म बाइकर पर भी काम कर रहे थे। उस रोल के लिए उन्होंने काफ़ी वेट लॉस किया था और अपने फिजिकल फिटनेस पर काफ़ी काम किया था। इंटरेस्टिंगली सर्वानंद ने बाइकर और नारी नारी नदुमा मुरारी दोनों फिल्म का शूट ऑलमोस्ट एक ही पीरियड में किया था और उनका जो लीन लुक था वो इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म के कैरेक्टर पर भी परफेक्टली शूट कर गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस फिल्म की जर्नी स्क्रिप्ट राइटिंग से लेकर कास्टिंग और फिल्मिंग तक काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। लेकिन अब टाइम आ चुका है स्टोरी के उस फेज पर पहुंचने का जहां से मूवी में रियल कॉम्प्लिकेशन और कॉमेडी सिचुएशन स्टार्ट होने लगती है। और यहीं से गौतम की लाइफ में एंट्री होने वाली थी एक ऐसे कैरेक्टर की जो उसकी पुरानी लाइफ का हिस्सा भी है और उसकी फ्यूचर लाइफ को कम्प्लीटली मैच कर दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं फिल्म के रिलीज स्ट्रेटजी और ऑडियंस रिस्पांस के बारे में, क्योंकि इस फिल्म का रिलीज भी काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से प्लान किया गया था। फिल्म नारी नारी नदुमा मुरारी को थिएटर में रिलीज किया गया था 14 जनवरी 2026 को और ये डेट कोई रैंडम डेट नहीं थी। ये रिलीज स्पेशली प्लान की गई थी संक्रांति फेस्टिवल के टाइम के ऊपर। संक्रांति तेलुगु सिनेमा के लिए बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है। इस टाइम पर लोग फैमिली के साथ थिएटर्स में जाकर मूवीज देखना काफ़ी पसंद करते हैं। इसी वजह से काफ़ी बड़े बड़े और एंटरटेनिंग फिल्म इसी फेस्टिवल पीरियड में रिलीज किया जाता है। लेकिन इस फिल्म की रिलीज टाइमिंग और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। नॉर्मली फिल्म सुबह या आफ्टरनून शो के साथ रिलीज होती है, लेकिन इस मूवी का फर्स्ट शो शाम 6 बजे पर प्रीमियर किया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना स्पेसिफिक टाइम क्यों चूज किया गया। इसका रीज़न खुद प्रोड्यूसर अनिल सुनकारवाला ने एक्सप्लेन किया था। उन्होंने बताया था कि ये आइडिया उसकी फिल्म से आया था। उनकी फैमिली मेम्बर्स चाहते थे कि फिल्म एकादशी से पहले रिलीज किया जाए, जो हिंदू कैलेंडर में एक बहुत ही ऑस्पेशियस डे माना जाता है। उसी दिन एकादशी के समय शाम 6:03 पर ख़त्म हो रहा था। इसीलिए मेकर्स ने डिसाइड किया कि फिल्म को उससे थोड़ा पहले रिलीज किया जाए ताकि ऑस्पिशियस टाइमिंग का बेनिफिट मिल सके। और फिर एक और इंटरेस्टिंग बात सामने आई। तेलुगु स्टेट्स के कोई हाउस होल्ड में नंबर 9 को लकी माना जाता है। इसी वजह से मेकर्स ने टाइम कैलकुलेट करके 5:49 पर स्लॉट चूज किया, क्योंकि उस टाइमिंग में भी नंबर 9 का सिग्निफिकेशन आता है। यह स्ट्रेटेजी काफ़ी अनयूजुअल थी और इसी वजह से फिल्म का रिलीज काफ़ी डिस्कशन में भी रहा था। थिएरेटिकल रन के बाद फिल्म का डिजिटल रिलीज भी काफ़ी ज़्यादा अनाउंस कर दिया गया। 4 फरवरी 2026 को यह फिल्म OTT प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर भी स्ट्रीम होने लगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑडियंस थिएटर में फिल्म नहीं देख पाई, उन्होंने बाद में OTT पर इस फिल्म को एंजॉय किया और OTT रिलीज के बाद भी फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, स्पेशली उन व्यूअर्स से जो लाइट हार्टेड रोमांटिक कॉमेडी मूवी देखना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, अब तक हमने फिल्म के बैकग्राउंड, प्रोडक्शन और रिलीज डिटेल्स के बारे में बात की है। अब वक्त आ गया है स्टोरी के उस फेज पर पहुंचने में जहां गौतम की लाइफ कम्प्लीटली मैसी और कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, क्योंकि एक तरफ उसकी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड नित्या थी, दूसरी तरफ उसकी पास्ट वाइफ दिया। और जब ये दोनों एक ही जगह पर टकराते हैं तब स्टोरी में शुरू होता है असली ड्रामा, कॉमेडी और चाउस। तो चलिए अब स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो फिल्म की शुरुआत होती है काफ़ी फनी और चाओटिक सिचुएशन में। सुबह का समय होता है और लड़का बहुत ज़्यादा टेंशन में इधर उधर भाग रहा होता है। उसे जल्दी से कहीं पहुंचना है। तभी उसे एक ऑटो मिलता है और वहाँ ऑटो ड्राइवर से कहता है कि उसे तुरंत एक जगह पहुंचना है क्योंकि वहाँ दुल्हन को लेने जा रहा है। ऑटो ड्राइवर पहले तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि मामला प्यार का है, उसका एटीट्यूड तुरंत बदल जाता है। वह बड़े कॉन्फिडेंस से कहता है कि टेंशन मत लो ब्रो, मैं प्लेन की तरह तेज ऑटो चलाऊँगा। फिर वह बताता है कि उसका नाम लवकुशा है और भले ही वो खुद प्यार में कभी सक्सेसफुल ना हुआ हो, लेकिन किसी प्रेमी की मदद करना उसे बहुत अच्छा लगता है। बस फिर क्या था, ऑटो तेज रफ्तार से निकल पड़ता है। कुछ ही देर में दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से दुल्हन को भाग कर आना है, लेकिन वहां एक प्रॉब्लम सामने आती है। दुल्हन जिस खिड़की से नीचे उतरने वाली होती है वहां सीढ़ी ही नहीं होती है। अब सिचुएशन और भी ऑकवर्ड हो जाती है। ऑटो ड्राइवर जल्दी सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है और आखिरकार वह कहता है कि दुल्हन उसके कंधों पर चढ़कर नीचे उतर सकती है। थोड़ी ऑकवर्डनेस के बाद दुल्हन किसी तरह से नीचे उतर जाती है। उसी समय अचानक घर के अंदर कुछ लोग चिल्लाने लगते हैं, अरे लड़की भाग रही है। अब सिचुएशन पूरी तरह से चाओटिक हो जाती है। ऑटो ड्राइवर और वह लड़का तुरंत दुल्हन को ऑटो में बिठाते हैं और वहाँ से तेजी से भागने लगते हैं। पीछे से कुछ लोग उनका पीछा भी करने लगते हैं। ऑटो इतनी तेजी से भागता है कि रास्ते में कई बार ऑलमोस्ट एक्सीडेंट होने वाला होता है, लेकिन किसी तरह से वो लोग पीछा छुड़ाकर वहाँ से निकल जाते हैं।
आखिरकार दुल्हन को सेफ जगह पर पहुंचा दिया जाता है। दुल्हन ऑटो ड्राइवर को थैंक यू बोलती है और ऑटो ड्राइवर भी बहुत प्राउडली कहता है कि लव कुशा का जन्म ही लव के लिए हुआ है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अभी बाकी होता है। जब ऑटो ड्राइवर उस शादी में अंदर जाता है और दूल्हे को देखता है तो वह पूरी तरह शॉक हो जाता है, क्योंकि दूल्हा कोई यंग लड़का नहीं है बल्कि काफ़ी उम्रदराज आदमी होता है। यह देखकर ऑटो ड्राइवर हैरान रह जाता है और कहता है, अरे भाई, बाल विवाह रोकने के लिए मैंने अपनी जान खतरे में डाल दी और यहाँ तो उल्टा मामला है। यहीं से फिल्म का टोन साफ होता है कि आगे कहानी में रोमांस के साथ भरपूर कॉमेडी और क्रेजी सिचुएशन आने वाली है और इसी फनी सिचुएशन के साथ फिल्म की असली कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। शादी वाले उस फनी सीन्स के बाद कहानी हमें मिलवाती है रामलिंगम से, जो एक बहुत ही बड़े फेमस डाइवोर्स लॉयर है। उसके ऑफिस में हर दिन कपल आते रहते हैं और वजह भी बड़ी अजीब होती है। कोई कहता है कि उसे उनकी पत्नी खराटे मारती है इसलिए तलाक चाहिए, तो कोई कहता है कि उसकी पत्नी को खाना बनाना नहीं आता है, बस हर समय स्विगी और जोमेटो से ऑर्डर करती रहती है। इन्हीं सभी अजीब केसेस के बीच रामलिंगम अपने दोस्त की बड़ी शान से कहता है कि आजकल की लड़कियां अपने पेरेंट्स से झूठ बोलती है, लेकिन मेरी बेटी नित्या ऐसी नहीं है। वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलती है, लेकिन असल में सच्चाई कुछ और होती है। नित्या अक्सर फ़ोन पर गौतम नाम के लड़कों से घंटों बातें करती रहती है और शॉपिंग के नाम पर, कभी कभी मूवी के नाम पर वो बार बार उसे मिलने जाती है। रामलिंगम को लगता है कि गौतम बस उसका फ्रेंड है, लेकिन धीरे धीरे उसे शक होने लगता है। एक दिन वो नित्या से सीधा सवाल पूछता है, गौतम आखिर कौन है, फ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है? नित्या थोड़ी हिचकी जाती है और फिर आखिरकार सच बता देती है। वो कहती है कि डैड गौतम और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। यह सुनकर रामलिंगम चौंक जाता है, लेकिन गुस्सा होने की बजाय वह कहता है, ठीक है, उसे गौतम को कल मेरे ऑफिस बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अगले दिन गौतम रामलिंगम से मिलने जाता है, लेकिन जैसे ही बातचीत शुरू होती है, गौतम का जवाब सुनकर रामलिंगम का सिर घूमने लगता है। रामलिंगम पूछता है, क्या करते हो? गौतम कहता है, इंजीनियरिंग पढ़ी है, लेकिन आर्किटेक्ट की जॉब कर रहा हूँ। तो फिर रामलिंगम पूछता है, तो इंजीनियरिंग क्यों की है? गौतम बिल्कुल सीधा जवाब देता है, सर इसका सवाल जवाब तो कोई भी बीटेक स्टूडेंट नहीं दे सकता है। उसके बेबाक जवाब सुनकर रामलिंगम थोड़ा परेशान हो जाता है। फिर वो पूछता है, तुम्हारी सैलरी कितनी है? तो गौतम कहता है 60,000। लेकिन जब उसे पता चलता है कि नित्या की सैलरी 3 लाख रुपए है, तो वह मजाक में कह देता है कि सर अगर आपको बेटी को इतनी सैलरी मिल सकती है तो शायद मुझे भी मिल जाएगी। अब रामलिंगम उनसे आखिरी सवाल पूछता है, मेरी बेटी में तुम्हें क्या पसंद आया? गौतम पहले कहता है, उसकी आंखें बहुत सुंदर है। फिर थोड़ी देर रुककर कहता है कि उसकी कमर। यह सुनकर माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, लेकिन गौतम की ईमानदारी देखकर रामलिंगम उसे अपनी लव स्टोरी बताने के लिए कहता है। तब गौतम बताता है कि वह केरल में जॉब कर रहा था, तब उसकी ज़िंदगी काफ़ी बोरिंग चल रही थी। उससे बड़ी समस्या ये थी वहाँ का खाना, क्योंकि हर चीज़ में नारियल का तेल इस्तेमाल होता था। एक दिन अचानक उसे बिरयानी की खुशबू आती है। वह खुशबू का पीछा करते करते घर वाले तक पहुँच जाता है और वहीं पहली बार उसकी मुलाकात होती है नित्या से। नित्या उस समय बिरयानी बना रही होती है। यहीं से दोनों की दोस्ती शुरू होती है। लेकिन शुरुआत में नित्या को एक और बड़ी प्रॉब्लम थी। उसके ऑफिस में कुछ लोग मलयालम से उसके बारे में गलत बातें करते थे। उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या कह रहे हैं। तब गौतम उसकी मदद करता है। वह नित्या को मलयालम भाषा सिखाने लगता है। धीरे धीरे दोनों के साथ समय बीतने लगते हैं। नित्या उसके लिए बिरयानी बनाती है और गौतम उसके लिए खाना बनाता है। मस्ती मजाक, छोटी मोटी लड़ाइयाँ के साथ बीतते हुए समय के बीच दोनों के दिल में प्यार पनने लगता है। लेकिन उसकी कहानी में असली मुसीबत तब आती है जब कुछ स्थानीय गुंडे नित्या को परेशान करने लगते हैं। तब गौतम उसके सामने खड़ा हो जाता है और यहीं से उसकी लव स्टोरी में शुरू होता है पहला बड़ा टकराव। गौतम अपनी पूरी लव स्टोरी सुनाने के बाद उम्मीद करता है कि नित्या के पिता उनकी शादी के लिए मान जाएंगे, लेकिन रामलिंगम को इस कहानी में प्यार बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। वह कहता है, तुम दोनों के बीच ना कोई लड़ाई हुई है, ना कोई ईगो क्लैश, ना कोई फोन ब्लॉक, ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, तो यह प्यार कैसे हुआ? रामलिंगम के हिसाब से असली प्यार वही होता है जिसमें थोड़ी बहुत लड़ाई, थोड़ी नाराज़गी और फिर से पैचअप हो। वह साफ शब्दों में कह देता है कि तुम दोनों अभी सिर्फ निब्बा निब्बी हो, ऐसे प्यार की शादी 1 साल भी नहीं चलेगी। यह सुनकर गौतम को बहुत गुस्सा आता है। वह गुस्से में कहता है, आप जैसे लोगों को प्यार समझ ही नहीं आता है। मेरे 60 साल के पिता ने भी अपने प्यार के लिए शादी की थी और आप अपनी ही बेटी की बात सुनने को तैयार नहीं है। यह सुनकर माहौल पूरी तरह बिगड़ जाता है। रामलिंगम साफ मना कर देता है कि वह
वह शादी के लिए कभी राजी नहीं होगा। इसके बाद कहानी में छोटा सा कॉमिक ट्रैक आता है। हम फिर से मिलते हैं लव कुश से। वहीं ऑटो ड्राइवर जिसने शुरुआत में दुल्हन को भगाने में मदद की थी, वह अब अपनी रोजमर्रा जिंदगी में ऑटो चला रहा होता है। एक दिन अस्पताल से उसे पता चलता है कि जिस लड़के की उसने भागकर शादी करवाई थी उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो चुकी है। और तब उसे लगता है कि जिस लड़की को भगाने में उसने मदद की थी वह असल में एक डाइवोर्स लॉयर की बेटी थी, यानी उसने अनजाने में बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर दिया था। लवकुश सोचता है अगर मुझे पता होता कि लड़की के पिता इतना खतरनाक है तो मैं ऑटो को यूटर्न लेकर लड़की को वापस घर छोड़ देता। इसी बीच कहानी वापस नित्या और उसके पिता की तरफ लौटती है। नित्या एक दिन अपने पिता से कहती है कि वह मंदिर जा रही है। रामलिंगम को लगता है कि वह सच में मंदिर जा रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे शक होता है कि वह तुरंत अपने असिस्टेंट के साथ बाइक लेकर मंदिर की तरफ निकल पड़ता है। जब वह मंदिर पहुंचता है तो वहां का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि नित्या और गौतम मंदिर में शादी कर चुके होते हैं। रामलिंगम गुस्से में कहता है एक बेटी के होने के नाते तुम फेल हो गई हो, लेकिन गौतम शांत होकर जवाब देता है अंकल आपको अपनी बेटी पर भरोसा होना चाहिए था। पिता का मतलब होता है भरोसा। गौतम की यह बात सुनकर रामलिंगम थोड़ा इमोशनल हो जाता है। आखिरकार वह हार मान लेता है। वह नित्या से कहता है ठीक है, अगर तुम खुश हो जाओ तो मुझे भी मंजूर है। यह सुनकर नित्या बहुत खुश हो जाती है और आखिरकार रामलिंगम भी गौतम और नित्या की शादी को स्वीकार कर लेता है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। असल में यह तो बस शुरुआत होती है, क्योंकि आगे आने वाली कहानी में गौतम की ज़िंदगी में एक और लड़की की एंट्री होने वाली है और वहीं बनने वाली है इस पुरानी की सबसे बड़ी ट्विस्ट। मंदिर वाली घटना के बाद आखिरकार नित्या के पिता रामलिंगम एक ऐसा फैसला लेते हैं। वह कहते हैं कि उन्हें यह फैमिली ज़्यादा पसंद तो नहीं आई, लेकिन अपनी बेटी को रोते हुए भी नहीं देख सकते, इसीलिए वह इस शादी के लिए मंजूरी दे देते। लेकिन इसके बदले उनकी एक शर्त होती है। रामलिंगम कहते हैं कि लव मैरिज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मैं अपनी बेटी की धूमधाम से लव मैरिज करवा दूंगा तो लोग मेरे बारे में बातें बनाएंगे, इसीलिए यह शादी सिर्फ रजिस्टर ऑफिस में होगी। यह सुनकर गौतम को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वह चाहता है कि उसकी शादी पूरे रीति रिवाज और धूमधाम से हो। लेकिन नित्या अपने पिता की इज्जत की वजह से इस बात के लिए मान जाती है और आखिरकार गौतम को भी मजबूरी में रजिस्टर मैरिज के लिए हाँ करनी पड़ती है। इसी बीच गौतम को एक नई जॉब मिल जाती है। ऑफिस के पहले ही दिन उसके मुलाकात एक अजीब से कलीग राज से होती है। राज अपने डेस्क पर एक लड़की का फोटो लगाकर बैठा होता है और बड़े गर्व से कहता है कि वह उसकी क्रश है। लेकिन जैसे ही गौतम उस फोटो को देखता है वह तुरंत गुस्से में कहता है इस फोटो को भी अभी हटा दो। राज पूछता है क्यों? तब गौतम कहता है क्योंकि वो मेरे होने वाली बीवी है। राज मजाक में जवाब देता है अभी तक तो हुई नहीं है और 6 महीने बहुत लंबा समय होता है। यह सुनकर गौतम गुस्से में उसे धमका देता है। कुछ समय बाद गौतम एक टैटू शॉप में जाता है। वह अपने हाथ पर बना हुआ एक पुराना टैटू रिमूव करवाने आया होता है, लेकिन तभी अचानक वहाँ नित्या के पिता आ जाते हैं। जब रामलिंगम गौतम को टैटू देखते हैं तो वह पूरी तरह से चौंक जाते हैं, क्योंकि उस टैटू पर नाम लिखा होता है दिया। रामलिंगम तुरंत पूछते हैं कि दिया कौन है। तब गौतम मजबूरी में सच बताता है। यह कहता है कि दिया उसके कॉलेज का पहला प्यार थी और यहीं से कहानी ले जाती है एक बड़े फ्लैशबैक में। फ्लैशबैक में पता चलता है कि कॉलेज के दिनों में गौतम काफ़ी शरारती लड़का था। एक बार कॉलेज के वॉशरूम की हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन प्रिंसिपल इसे ठीक करवाने के लिए तैयार नहीं थे। तब गौतम ने एक चाल चली। उसने प्रिंसिपल के प्राइवेट वॉशरूम को ही तभी स्टूडेंट के लिए कॉमन वॉशरूम बना दिया, जिससे पूरा कॉलेज वहां जाने लगा। इसी वजह से प्रिंसिपल बहुत गुस्सा हो गए। लेकिन इसी प्रिंसिपल की एक बेटी थी दिया। धीरे धीरे गौतम और दिया के बीच दोस्ती होती है और फिर यही दोस्ती प्यार में बदल जाती है। लेकिन जब दिया के पिता को इस रिश्ते के बारे में पता चलता है तो वह पूरी तरह भड़क जाते हैं। वह दिया को घर में एक हफ्ते के लिए बंद कर देते हैं। ना फ़ोन ना मैसेज, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल कांटेक्ट नहीं कर पाते। आखिरकार एक दिन दिया गौतम को छुप कर फ़ोन करती है और कहती है कि पापा को हमारे बारे में पता चल गया है, अब क्या करेंगे। गौतम कहता है कि हम पहले रजिस्टर मैरिज करेंगे, अगर बाद में कोई समस्या आएगी तो वहाँ हमारी सेफ्टी होगी। लेकिन दिया इस फैसले से डर जाती है। फिर भी गौतम उसे समझाता है और दोनों रजिस्टर ऑफिस पहुँच जाते हैं। लेकिन वहाँ भी एक नई परेशानी उसका इंतज़ार कर रही होती है, क्योंकि रजिस्टर ऑफिस क्लार्क उससे वार्निंग देता है कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं और यहीं से उसकी ज़िंदगी में एक बहुत ही बड़ा खतरनाक मोड़ आने वाला होता है।
रजिस्टर ऑफिस में जब गौतम और नित्या अपनी शादी के लिए एप्लीकेशन देने जाते हैं तो शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब वहाँ मौजूद पुराना रजिस्टर गौतम को पहचान लेता है। उसे याद आता है कि गौतम इनसे पहले भी ऑफिस में आया था और सिर्फ आया ही नहीं था बल्कि यहाँ पहले ही शादी कर चुका था, और वो शादी उसने की थी दिया नाम की लड़की के साथ। रजिस्टर गौतम से साफ कहता है कि अगर तुम दूसरी शादी करना चाहते हो तो पहले अपनी पहली शादी का डाइवोर्स सर्टिफिकेट लेकर आओ। यह सुनकर गौतम के पैरों में जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसने नित्या को अभी तक पहली शादी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। अब अगर यह सच नित्या को पता चल गया तो उसकी शादी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। इसीलिए गौतम रजिस्टर से रिक्वेस्ट करता है कि वह इसी बात को किसी को ना बताए, लेकिन रजिस्टर भी कम चालाक नहीं था। वह कहता है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर शादी करनी है तो डाइवोर्स सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। अब गौतम के सामने सबसे बड़ा सवाल था, दिया आखिर है कहाँ, क्योंकि ब्रेकअप के बाद दोनों ने एक दूसरे को कंप्लीटली अलग हो चुके थे। गौतम और उसका दोस्त दिया को ढूंढने के लिए सोशल मीडिया पर सर्च करना शुरू करते हैं। फेसबुक पर दिया नाम के कई अकाउंट मिलते हैं, लेकिन हर बार गलत लड़की निकलती है। किसी के प्रोफाइल में काजोल की फ़ोटो, किसी के समंथा की और किसी में आलिया भट्ट की फ़ोटो। यानी असली दिया को ढूंढना आसान नहीं था। इसी टेंशन के बीच एक दिन गौतम को अचानक मंदिर में दिया दिखाई देती है। कई सालों बाद उसे सामने देखकर गौतम चौंक जाता है। वह तुरंत दिया के पास जाकर उससे रिक्वेस्ट करता है, हम दोनों ने छोटी उम्र में जो गलती हो गई थी, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी आगे बढ़ चुकी है। मुझे बस तुमसे एक चीज़ चाहिए, डाइवोर्स पेपर पे ऊपर सिग्नेचर। लेकिन गौतम की उम्मीदों के उल्टा दिया अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी ज़िंदगी भी आगे बढ़ चुकी थी और सबसे शॉकिंग बात, दिया की पहली शादी हो चुकी थी। और यह देखकर गौतम ज़्यादा उलझन में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। इसी बीच नित्या का फ़ोन आता है और वह पूछती है रजिस्टर ऑफिस में डॉक्यूमेंट सबमिट हुए या नहीं। गौतम झूठ बोलकर सिचुएशन संभाल लेता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। अब अगर डाइवोर्स सर्टिफिकेट नहीं मिला तो नित्या के साथ उसकी शादी भी नहीं हो पाएगी। इसी टेंशन के बीच अचानक एक और शॉकिंग खबर आती है। गौतम को पता चलता है कि दिया की मौत हो चुकी है। एक स्कूटी एक्सीडेंट में दिया की जान चली गई है। यह सुनकर गौतम पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि भले ही दोनों अलग हो चुके थे, लेकिन दिया उसकी ज़िंदगी का पहला प्यार थी और अब वह हमेशा के लिए उस दुनिया से जा चुकी थी। गौतम रोते हुए कहता है कि मैं भी मर जाना चाहता हूँ, क्योंकि वाइफ के बिना लाइफ का क्या मतलब। लेकिन उसके पिता उसे समझाते हैं कि ज़िंदगी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। वहाँ कहते हैं कि 2 साइन करने से कोई पत्नी नहीं बन जाती। तुमसे गलती हुई थी, लेकिन अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ानी होगी। और यही वह मोमेंट है जहाँ से गौतम की ज़िंदगी एक बार फिर नित्या की तरफ मुड़ने लगती है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि गौतम का अतीत अभी भी उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। कहानी में एक और मज़ेदार मोड़ तब आता है जब गौतम अपने गुरु से मिलने जाता है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर उसका एक पुराना स्टूडेंट अपने गुरु के पैरों के दूध लेकर धोकर उसकी पूजा कर रहा होता है। इसी बीच अचानक ऐसी घटना होती है जो गौतम को पूरी तरह की ज़िंदगी उलझा देती है। दरअसल जिस लड़की को गौतम सबको मर चुके बता चुका था, वो लड़की अचानक जिंदा सामने आ जाती है और वो कोई नहीं बल्कि दिया होती है। गौतम को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता है, क्योंकि उसने तो रजिस्टर को भी बताया था कि दिया की स्कूटी एक्सीडेंट में मौत हो गई है और यहाँ तक उसके फेक डेथ सर्टिफिकेट भी बनवा दिए थे। लेकिन अब दिया बिल्कुल ही सही सलामत उसके सामने खड़ी थी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि दिया सिर्फ वापस ही नहीं आई, बल्कि वह अब वो गौतम की ऑफिस में भी उसके लिए टीम लीडर बन चुकी थी। यानी अब गौतम की सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी, एक तरफ उसकी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड नित्या, दूसरी तरफ उसकी एक्स वाइफ दिया, दोनों अब उसकी जिंदगी में मौजूद थी। और अगर दिया ने नित्या को सच बता दिया तो गौतम की शादी पहले से ही टूट सकती थी। इसी वजह से गौतम रिक्वेस्ट करता है दिया से कि वो डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दे, लेकिन दिया इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। वो साफ कह देती है कि अगर तुम्हें डाइवोर्स चाहिए तो पहले नित्या को सच बताओ। अब गौतम और भी बड़ी मुसीबत में फंस जाता है, क्योंकि अगर वह सच बता देता है तो नित्या शायद उससे शादी ही ना करे, और अगर सच छुपाता है तो दिया डाइवोर्स पेपर पर साइन नहीं करेगी। यानी गौतम की जिंदगी अब पूरी तरह से झूठ, डर और कन्फ्यूजन के बीच फंस चुकी थी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि आने वाले दिनों में गौतम की मुश्किलें और बढ़ने वाली थी, क्योंकि अब उसे सिर्फ डाइवोर्स ही नहीं चाहिए था, बल्कि उसे हर हाल में 20 तारीख से पहले डाइवोर्स सर्टिफिकेट चाहिए था। और यही जल्दबाजी उसके लिए एक और बड़ी मुसीबत में डालने वाली थी।
अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां गौतम की जिंदगी पूरी तरह उलझ चुकी थी। एक तरफ उसकी पत्नी होने वाली नित्या थी, दूसरी तरफ उसका अतीत यानी दिया। गौतम ने नित्या से झूठ बोल दिया था कि वह उसका फर्स्ट लव है, लेकिन जैसे ही यह बात निकलती है नित्या को तुरंत शक हो जाता है। वह गंभीर होकर गौतम से कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करने चाहिए था। जो हम पर भरोसा करते हैं उससे झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ के साथ रिलेशनशिप शुरू नहीं करना चाहिए। गौतम तुरंत ही बात को संभालने की कोशिश करता है और बार बार यही कहता है कि उसने कुछ भी नहीं छुपाया, लेकिन नित्या के मन में एक बहुत बड़ा शक बीज चुका था। नित्या उदास होकर वहीं से चली जाती है। गौतम के दोस्त उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि इतनी छोटी सी बात के लिए इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वह मजाक में कहता है कि लोग तो 1000 झूठ बोलकर एक शादी कर लेते हैं, तुमने तो एक छोटा सा झूठ बोला है। लेकिन गौतम के अंदर गिल्ट बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि सच्चाई यह थी कि उसकी ज़िंदगी में सच में 2 लड़कियां थी। एक तरफ उसका अतीत दिया, दूसरी तरफ उसका वर्तमान नित्या। गौतम खुद से कहता है एक औरत को संभालना मुश्किल होता है, या मैं 2 औरतों के बीच फंस गया हूँ। उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वह शराब पीकर अपनी किस्मत को कोसने लगता है। वह खुद से सवाल करता है कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों, क्योंकि ज़िंदगी की हर इसी तरह की मुसीबतों में फंस गई है। उसी समय फिल्म का एक मज़ेदार लेकिन दर्द भरा गाना आता है, जिसमें गौतम अपनी हालत पर रोता गाता दिखता है। गाने के बाद कहानी में एक और दिलचस्प दिशा में मुड़ती है। गौतम के पिता को भी उसकी ज़िंदगी में उलझनों का अंदाज होने लगता है। घर में माहौल अजीब सा हो जाता है, हर कोई अपने तरीके से इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा होता है। इसी बीच गौतम एक और बड़ा फैसला उठाने का फैसला करता है। वह सीधा दिया के घर पहुंच जाता है। घर पर दिया के सास ससुर मौजूद होते हैं। गौतम बिना किसी झिझक से उनसे बातचीत शुरू कर देता है और मजाक में रिश्ते जोड़ने लगता है। पहले वह दिया की सास को बुआ कह देता है, फिर ससुर को मामा कह देता है। उन लोगों को समझ ही नहीं आता है कि यह लड़का आखिर कौन है और क्यों आया है। लेकिन जब ज़्यादा बात बढ़ जाती है, गौतम अचानक अपना असली मकसद बता देता है। वह जेब से एक मैरिज सर्टिफिकेट निकालता है और कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी को लेने आया हूँ, क्योंकि उसने मुझे अभी तक डाइवोर्स नहीं दिया है। यह सुनते ही सब लोग चौंक जाते हैं। गौतम साफ कह देता है कि अगर दिया ने उसे डाइवोर्स नहीं दिया तो दूसरी शादी कर ली और वह कानून अपराध होगा। अब दिया के परिवार के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। आखिरकार तय होता है कि मामला कोर्ट में सुलझाया जाएगा। अगले दिन गौतम और दिया दोनों एक लॉयर के पास पहुंचते हैं। वकील उनसे पूछता है कि आखिर उसके अलग होने की वजह क्या थी। दिया कहती है कि गौतम ने उसके पिता से सॉरी नहीं कहा, इसलिए दोनों के बीच दूरी आ गई। लेकिन गौतम कहता है कि मामला इतना सिंपल नहीं था। असल में दिया के पिता का ईगो बहुत था। उन्हें यह बिल्कुल मंजूर नहीं था कि उसकी बेटी एक ऐसे लड़के से शादी करे जो उनसे बहस करता था। उन्होंने गौतम को साफ पर धमकी दे दी थी कि अगर वह दिया से दूर नहीं हुआ तो वह खुद अपनी जान दे देंगे। गौतम उसी वक्त बहुत बड़ी दुविधा में पड़ गया था। एक तरफ उसका प्यार था और दूसरी तरफ एक इंसान की जान का सवाल था। आखिरकार उसने ऐसा फैसला लिया जो बाहर से गलत दिखता था लेकिन अंदर से त्याग से भरा था। उसने जानबूझकर दिया से दूरी बना ली ताकि उनके पिता कोई नुकसान ना पहुंचा सके, लेकिन यह बात उसने कभी दिया को बताई नहीं थी। इसी गलतफहमी की वजह से दोनों के रिश्ते में दरार आ गई। वकील इस कहानी को सुनकर एक अजीब सा सॉल्यूशन देता है। वह कहता है कि अगर दोनों को डाइवोर्स चाहिए तो एक मेडिकल रीजन दिखाया जा सकता है। वकील झूठा रीजन बनाता है कि गौतम को बच्चे नहीं हो सकते, इसी वजह से दोनों डाइवोर्स लेना चाहते। गौतम भी मजबूरी में इस बात को मान लेता है, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। जब यह बात नित्या को पता चलती है कि गौतम को बच्चे नहीं हो सकते, तब सबको लगता है कि वह शायद इस शादी से पीछे हट जाएगी। लेकिन नित्या का जवाब सुनकर सबको हैरान कर देता है। वह कहती है कि मैंने गौतम से प्यार किया है, उसके होने वाले बच्चों से नहीं। वह साफ कहती है कि अगर भविष्य में बच्चे भी नहीं हुए तो वह गौतम के साथ खुश रह सकती है। यह सुनकर गौतम अंदर से टूट जाता है, क्योंकि अब उसे महसूस होता है कि वह एक बहुत बड़ी सच्चाई नित्या से छुपा रहा है। और आखिरकार वह फैसला करता है अब सच छुपाकर नहीं जी सकते। कोर्ट में सबके सामने वह स्वीकार कर लेता है कि उसकी पहले ही शादी हो चुकी थी और वह शादी इसे रजिस्टर ऑफिस में हुई थी। गौतम मानता है कि उसने सब नित्या से छुपाई बात, क्योंकि उसे डर था कि सच जानकर नित्या उनसे दूर हो जाएगी। लेकिन वह यह भी कहता है कि एक झूठ से रिलेशनशिप शुरू नहीं करना चाहिए। यह सुनकर वह मौजूद हर व्यक्ति कुछ देर के लिए चुप हो जाता है। गौतम खुद ही कह देता है कि नित्या जैसी अच्छी लड़की के लिए वह सही इंसान नहीं है और उससे बेहतर लड़का मिल जाएगा। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी और
यही तय करने वाला था गौतम की ज़िंदगी का असली अंजाम। अब अगर बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की, तो रिलीज़ के बाद इस फिल्म ने धीरे धीरे काफ़ी अच्छा रिस्पांस हासिल किया था। शुरुआती दिनों में फिल्म की ओपनिंग डिसेंट रही थी, लेकिन जैसे जैसे वर्ड ऑफ माउथ बढ़ता गया वैसे वैसे ऑडियंस को इंटरेस्ट भी बढ़ता चला गया था। खासकर फैमिली ऑडियंस और रोमांटिक कॉमेडी पसंद करने वाले व्यूअर्स को यह फिल्म काफ़ी एंटरटेनिंग लगी थी। यही वजह थी कि फिल्म ने अपने कुछ ही हफ्तों में स्टेडी ग्रोथ दिखाना शुरू कर दिया था। अगर हम इसके टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो अप्रैल 2026 की शुरुआत में यह फिल्म वर्ल्ड वाइड लगभग 37 से 38 करोड़ के आसपास ग्रोस कलेक्शन कर चुकी थी। इनमें से लगभग 29 करोड़ के आसपास इंडिया का ग्रोस था, जबकि ओवरसीज मार्केट से भी फिल्म ने लगभग 7 से 8 करोड़ तक की कमाई कर ली थी। अगर सिर्फ इंडिया नेट कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने लगभग 25 करोड़ से ज़्यादा का नेट बिजनेस किया था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि फिल्म अपनी रिलीज़ के 3 हफ्ते तक सेफ जोन में पहुंच गई थी। इसका मतलब यह था कि फिल्म ने अपने प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को रिकवर कर लिया था और इसके बाद जो भी कमाई हुई वह मेकर्स के लिए प्रॉफिट मानी गई थी। यानी साफ शब्दों में कहें तो यह फिल्म कॉमर्शियली सक्सेसफुल साबित हुई थी। 2026 के शुरुआती महीनों में टॉलीवुड में जितनी भी फिल्म रिलीज हुई थी उनमें से यह फिल्म उन प्रोजेक्ट में शामिल रही जिसका ऑडियंस का अच्छा रिस्पांस मिला था। फिल्म की सक्सेस पे पीछे कई कारण थे। सबसे पहला रीज़न था कि लाइट हार्टेड रोमांटिक कॉमेडी टोन। फिल्म किसी हेवी ड्रामा या कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी टेलिंग पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि सिंपल सिचुएशन से कॉमेडी क्रिएट करती है। दूसरा बड़ा रीज़न जहाँ सर्वानंद की परफॉर्मेंस, उन्होंने अपने कैरेक्टर में इनोसेंस, कन्फ्यूजन और कॉमेडी तीन चीज़ों को बहुत नेचुरल तरीके से पोर्ट्रे किया। इसके अलावा सपोर्टिंग कास्ट ने भी फिल्म को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया। खासकर फादर कैरेक्टर और कॉमेडी सीक्वेंस ने कई सीन्स को ज़्यादा एंटरटेनिंग बना दिया। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्टर ने कहानी को बहुत सिंपल तरीके से प्रेजेंट किया है। फिल्म कहीं भी अननेसेसरी स्लो नहीं लगती है और पूरी स्टोरी एक फ्लो में आगे बढ़ती रहती है। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर भी काफ़ी फिल्म के मूड को काफ़ी अच्छी तरह से सपोर्ट करते हैं, खासकर इमोशनल कॉमेडी सीन्स में। ओवरऑल देखा जाए तो नारी नारी नदुमा मुरारी एक ऐसी फिल्म कर सामने आई है जो ऑडियंस को हेवी मैसेज देने की कोशिश करती है, बल्कि सिंपली एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती है। और कई बार सिंपल फॉर्मूला ऑडियंस को सबसे ज़्यादा पसंद आता है। इसी वजह से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ग्रो धीरे धीरे करती गई और आखिरकार एक सक्सेसफुल रोमांटिक कॉमेडी के रूप में सामने आ गई। और अगर आपने यह फिल्म नहीं देखी है तो आप इसे OTT पर भी देख सकते हैं और खुद डिसाइड कर सकते हैं कि यह कहानी आपको कितनी एंटरटेनिंग लगती है। अब आप नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। क्या आपको यह मूवी क्या आपको इस तरह की रोमांटिक कॉमेडी मूवी पसंद है या नहीं? तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में और एक और एंटरटेनिंग और नए मूवी रिव्यू के साथ।